अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल जुनून महरम की एपिसोड 4 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है उम्मे उमामा ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। दबे कदमों से वो चलती हुई बाहर की जानिब जाने लगी, जब पीछे देखने के बाइस सामने की तरफ से आते सालार से उसका जोरदार तसादम हुआ। उफ, देखकर नहीं चल सकते। तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? सालार ने उसका हुलिया देखकर पूछा, जो आम दिनों से थोड़ा मुख्तलिफ था। हल्के पीले रंग की घुटनों को छूती ढीली फ्रॉक के साथ उसने सफ़ेद रंग की पटियाला शलवार पहनी हुई थी, जबकि बाल जो ज़्यादातर खुले रहते थे आज स्टाइलिश चुटिया में बंधे पड़े थे। उसने आयरा से कहकर बालों में नकली चुटिया भी बंधवाई थी, इसलिए चुटिया में बंधे बाल कुछ ज़्यादा ही लंबे लग रहे थे, जिन्हें वो आगे की तरफ डाले गाँव की गोरी की तरह बार बार घुमा रही थी। मैं बाहर जा रही हूँ, रास्ते से हटे, तमीज से बात करो। बताओ, मिशाल आंटी को बड़े भाई से तुम कैसे बात कर रही हो? सालार नामी कोई शख्स मेरा भाई नहीं है। हाँ, सालार नाम रखने से आप सालार सिकंदर तो नहीं बन सकते, पर फिर भी मैं आपको अपना भाई नहीं बना सकती। आगे की तरफ डाली चुटिया को घुमाते हुए उसने एक अदा से कहा। जब सालार की नजर उसकी हथेली पर पड़ी, उसका हाथ पकड़कर वो देखने लगा, जहां हथेली के कोने पर मेहंदी से छोटा सा सालार सिकंदर लिखा हुआ था। हद होती है आयशा, एक नकली किरदार को तुमने सर पर इतना सवार कर लिया है कि हाथों पर अब उसका नाम भी लिखवाने लगी हो। उसके नॉवल की दीवानगी से वो अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए आयशा के हाथ पर नाम देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि वो नाम किसी फर्जी किरदार का है। वैसे भी आयशा की ज़िंदगी में कोई लड़का था ही नहीं और उसे ज़रूरत भी नहीं थी। उसके तो अफ़सानवी किरदार ही बहुत अच्छे थे। हाँ, मैंने लिखवाया है नाम, आपको क्या तकलीफ़ है? मिशाल आंटी को बताता हूँ, इन्हें ज़रूर तकलीफ़ होगी। नहीं, नहीं, उसकी धमकी पर आयशा ने घबराते हुए जल्दी से कहा। अगर मिशाल उसकी हथेली पर ये नाम देख लेती तो आइंदा के लिए उसके हाथों पर मेहंदी लगना ही बंद हो जाती। प्लीज़ इन्हें मत बताइएगा, इतनी मुश्किल से तो उनसे छुपाती फिर रही हूँ। ऐसे काम ही क्यों करने हैं जिसे छुपाना पड़े? हाँ, तो जब तक मेरा असली सालार नहीं आ जाता तब तक तो यही करना पड़ेगा। मेरा भी दिल है, मेरे भी कुछ अरमान हैं जो मॉम पूरे नहीं करने देती हैं, इसलिए प्लीज़ आप मॉम को मत बताइएगा। अच्छा, तो फिर ठीक से मेरा नाम लो, भाई लगाकर। सालार भाई। सालार भाई, वैसे भी आप मेरे भाई ही हैं। सालार नाम रखने से कौन सा आपने सालार सिकंदर बन जाना है? उसने नाक चढ़ाई। ऐसा भी क्या है सालार सिकंदर में? उसके पास 150 प्लस आईक्यू लेवल है, वो डिम्पल बॉय होता है और उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी भी होती है और वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और उसके 4 बच्चे भी होते हैं। बाकी सब चीज़ों का तो नहीं पता, लेकिन बीवी से मोहब्बत तो मैं भी बहुत करता हूँ और बस एक बार मेरी बीवी राज़ी हो जाए तो मैं 4 के बजाय 8 बच्चे पैदा करने में भी देर नहीं लगाऊंगा। उसकी बात सुनकर वो कानों को हाथ लगाकर तौबा तौबा करती वहां से चली गई। आयशा के अंदाज पर वो हंसते हुए खुद भी अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र बेड पर सोती जन्नत पर गई। फिक्रमंदी से वो उसके करीब जाकर उसका माथा छूकर देखने लगा। वो इतनी देर तक तो नहीं सोती थी। जन्नत, उठ जाए। चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे करते हुए उसने नरमी से कहा। सालार का लम्स महसूस करके जन्नत ने अपनी नींद से भरी आंखें खोलकर उसे देखा और उसे अपने इतने करीब देखकर वो झटके से उठी, जिसके बायस उसका सर सालार के साथ लगा। सी आंखें मीच कर वो अपना सर सहलाने लगी। जब उसके हाथ पीछे करके वो खुद उसका सर सहलाने लगा, सालार की इस हरकत पर वो साथ होकर चंद लम्हे उसका चेहरा तकती रही, जो अब उसके सर पर अपने लब रख रहा था। सालार की इस हरकत पर जन्नत ने फौरन उसे खुद से दूर किया। जन्नत, मैं तो बस सहला रहा था। उसकी बात का बिना कोई तासुर दिए वो अपनी जगह से उठकर कमरे से निकलकर चली गई, क्योंकि उसका सारा सामान उसके अपने कमरे में ही पड़ा था और इस वक्त वो सालार के कमरे में मौजूद थी। खेतों के दरमियान खड़े होकर वो आंखें नीचे हर तरफ देख रही थी। इतनी तैयार होकर वो यहाँ गर्मी में मच्छरों के साथ खेतों में सिर्फ इसलिए खड़ी थी क्योंकि उसने अक्सर नॉवेल्स में हीरो हीरोइन का यही सीन पढ़ा था, जिसमें खेतों में खड़ी हीरोइन को खूबसूरत हीरो देख लेता है और अपना आप भी इस वक्त वो इसी तरह तस्वुर कर रही थी कि उसे भी कोई प्यारा सा लड़का देख लेगा। विशाल कहती थी कि आयशा नॉवेल्स के लिए पागल है और वो बिल्कुल ठीक कहती थी। वो मासूम लड़की हकीकत की ज़िंदगी से दूर थी, जिसकी दुनिया नॉवल से शुरू होकर नॉवल पर ही ख़त्म होती थी और उसे लगता था कि फ़र्ज़ी किरदारों की तरह हकीकत में उसका भी कोई हीरो आ जाएगा। उफ़! कितने मच्छर हो रहे हैं यहाँ। उसने अपने हाथ पर खुजली करते हुए मुँह बिगाड़ कर कहा। जब नज़र थोड़ी दूर खड़े शख्स पर गई और उसे देखते ही आयशा ने अपने दिल पर हाथ रखा। ब्लैक शर्ट के साथ डार्क ग्रे कलर की जीन्स पहने, आंखों पर सनग्लासेस लगाए, वो जो कोई भी था बेतहाशा खूबसूरत था। भागने के अंदाज में वो उसके करीब गई। हेलो। उसके करीब जाते ही आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर सामने खड़ा शख्स भी हल्का सा मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम। उसके सलाम करने पर वो जी भरकर शर्मिंदा हुई। उफ, आयशा, सलाम करने में क्या हर्ज था? अब से मैं चाहे किसी से भी मिलूं सबसे पहले सलाम करूंगी। सोचते हुए उसने सलाम का जवाब दिया। वालेकुम सलाम, मेरा नाम आयशा है। आयशा,
पूरा नाम बताओ, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दिल में खुद को डिबटते उसने अपना पूरा नाम बताया, आयशा इहाब आफिंदी। नाइस नेम, मेरा नाम आशिर कुरैशी है। हाय अल्लाह, कितना प्यारा नाम है, उसने दिल में सोचा। जी तो आशिर, मैं कोई मदद कर सकती हूँ आपकी? जी मुझे शाह हवेली जाना है, क्या आप रास्ता बता देंगी? अल्लाह की भी यही मर्जी है कि ये खूबसूरत बंदा मेरा हो जाए, तभी तो इसे मुझसे मिलवाया है, और ऊपर से उसे जाना भी शाह हवेली है। उसके दिल में तो जैसे लड्डू फूट रहे थे। जी मैं जानती हूँ, आए मैं लेकर चलती हूँ। आयशा की बात सुनते ही उसने मुस्कुराते हुए दूर खड़ी अर्शिया को आवाज दी, जो अपनी तस्वीरें बनाने में मसरूफ थी। आशी, हाँ यहाँ आओ, बस बहुत बना ली तस्वीरें। उसकी निगाहों का रुख देखकर आयशा भी उसकी तरफ देखने लगी, जहाँ वो मॉडर्न सी लड़की खड़ी थी, ब्लू कलर की जीन्स के साथ व्हाइट कलर की शर्ट पहने, खुले बालों के साथ खड़ी वो जो भी थी, बेहद हसीन थी। आशिर की आवाज़ पर उसने हैंडबैग में मोबाइल डाला और उसकी तरफ आगे, क्या ये आपकी बहन है? अर्शिया के करीब पहुंचते ही उसने मुस्कुराते हुए पूछा आशिर से, जबकि नजरें उस लड़की पर ही जमी हुई थी जिसे वो अपनी नंद भी मान चुकी थी। नहीं नहीं, ये तो मेरी बीवी है। क्या? आशिर की बात सुनते ही वो इतना तेज चीखी के पास खड़े लोग हैरत से उनकी तरफ देखने लगे। ये बीवी है तो मेरे साथ बातें क्यों कर रहे थे? आप तो खुद आई थी, मैंने तो बस रास्ता पूछा था। मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, तुम्हें खुद ही ढूंढते फिरो हवेली, गुस्से से कहती वो वहां से चली गई। बीवी पास से फिर भी बेशरम मुझ पर लाइन मार रहा था, छिछोरा। तेज तेज चलते उसने सारा इल्जाम आशिर पर डाला, जबकि वो दोनों मियाँ बीवी हैरत से इस अजीब लड़की की पुश्त को तकते रहे। अच्छा खासा मूड खराब हो चुका था। इतनी देर बाद एक लड़का मिला, वो भी शादीशुदा निकला। अब उसका इरादा वापस हवेली जाने का था, और वो इसी तरफ जा रही थी जब नजर थोड़ी दूर खड़े अंकल पर गई, जो अपना सामान ठेले पर रखे फ्रूट्स का जूस निकाल कर लोगों को दे रहे थे। वो दिखने में काफी कमजोर और ज्यादा उम्र के लग रहे थे। चलो इनकी मदद ही कर देती हूँ, शायद इसी नेकी से मुझे मेरा हीरो मिल जाए। चुटिया पीछे कमर पर डालकर वो अंकल की तरफ गई, जो इतनी गर्मी में अकेले काम कर रहे थे। अंकल जी। नरम सी आवाज सुनते इस आदमी ने आयशा की तरफ देखा, जो दिखने में तो गांव की लड़की ही लग रही थी, लेकिन उसका लहजा यहाँ के लोगों से बेहद मुख्तलिफ था। हाँ बिटिया कहो, आप इतनी गर्मी में अकेले काम कर रही हैं, लाए मैं मदद कर देती हूँ। हाथ बढ़ा कर वो उनके हाथों में थमे जूस के गिलास लेने लगी, जब उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे टोक दिया। नहीं बिटिया, ये तो मेरा रोज का काम है, मैं कर लूंगा, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ तो मैं मदद कर देती हूँ ना। नहीं मैं कर लूंगा, अरे मैंने बोला ना कर दूंगी। छोटी सी पेशानी पर ढेरों बल नुमदार हुए। एक तो वो मदद कर रही थी, ऊपर से अंकल के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे थे। नहीं मैं खुद ही कर लूंगा, समझ नहीं आ रही, मैं कर रही हूँ ना काम। गुस्से से कहते हुए उसने जोर लगाकर गिलास अपनी तरफ खींचे, जिसके बायस नतीजा ये निकला कि गिलास और जूस के साथ साथ वो खुद भी जमीन पर गिर गई। मैं तो मदद कर रही थी बस, उसने आदमी की तरफ देखते हुए हल्की आवाज में कहा, जो जमीन पर पड़े जूस और टूटे हुए ग्लास को सदमे से देख रहा था। छोरी रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ, मेरा नुकसान करके सुकून मिल गया तुझे? वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़े, जब इन्हें अपनी तरफ बढ़ते देख वो होंठ दांतों में दबाए वहां से भाग गई। लेकिन अंकल जी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, बल्कि खुद भी वो जितना हो सकता था भागते हुए उसके पीछे आ रहे थे। अल्लाह जी, इस पागल बुढ़े से बचा ले, आइंदा कभी किसी लड़के को हीरोइन वाली नजरों से नहीं देखूंगी। दिल में बुड़बड़ाते वो मजीद तेज भागी। वो हवेली से ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए भागने के बाद वो जल्दी ही हवेली पहुंच गई थी। हवेली के बाहर ही उसे मोहसिन खड़ा मिल गया, जो फोन पर किसी से गुफ्तगू में मसरूफ था, और उसे देखते ही आयशा ने शुक्र भरा सांस लिया और उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। ग्रैंडफादर बचा लो, ये पागल बुढ़ा मेरे पीछे पड़ गया है। उसने मोहसिन के पीछे से अपना सर निकालकर उस आदमी को देखा, जो गहरे गहरे सांस लेता अब उनकी तरफ ही आ रहा था। आयशा और उस आदमी को देखकर मोहसिन ने अल्लाह हाफिज कहकर कॉल काट दी और संजीदगी से सामने खड़े आदमी को देखने लगा। क्या हुआ है शाहसाइन, इस छोरी ने मेरा नुकसान किया और फिर वहां से भाग गई। उसकी बात सुनकर मोहसिन ने चेहरा मोड़कर अपने पीछे खड़ी आयशा को घूरा, जो उसके घुरने पर फकत अपने दांत दिखाकर रह गई। कितना नुकसान हुआ है? मोहसिन के पूछने पर वो आदमी उसे अपना हुआ एक एक चीज का नुकसान बताने लगा, जिसे सुनते ही जेब से वॉलेट निकालकर मोहसिन ने 5,000 के 2 नोट थमा दिए। पैसे थामकर वो आदमी उसका शुक्रिया अदा करते वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो बुरी तरह आयशा की तरफ घूमा। ये सब क्या था आयशा? मैं तो गांव देखने गई थी। अच्छा तुम में कब से गांव देखने का शौक पैदा हो गया? दरअसल नॉवल में पढ़ा था कि लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो इसे पहली बार खेतों में देखता है, तो बस इसीलिए मैं भी चली गई। उसकी बात सुनकर मोहसिन ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। तो मिल गया तुम्हें लड़का? कहाँ मिला, एक लड़का मिला था, वो भी शादीशुदा निकला। उसे अपना गम फिर याद आ गया। ठीक, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, और ये बात किसी को बताइएगा नहीं, ये आपका और मेरा राज है। ग्रैंडफादर, क्या आपको राज रखने आते हैं? अचानक ही जहान सिकंदर की रूह ने उसके अंदर बसेरा कर लिया। बिल्कुल, मैं किसी से क्यों कहूंगा आयशा, ये तो तुम्हारा और मेरा राज है। उसकी बात सुनते ही आयशा ने हंसते हुए उसके गाल पर प्यार किया और अंदर की तरफ चली गई। अंदर की तरफ दाखिल होते ही उसकी नजर खुली खिड़की के बाइस ड्राइंग रूम में नजर आते मेहमानों पर गई, जहां एक सोफे पर आलम और उसके सामने वाले सोफे पर आशिर और अर्शिया बैठे हुए थे। हाय अल्लाह, ये लोग मेरी शिकायत लगाने तो नहीं आए कि मैं इन्हें हवेली नहीं लाई?
बातों की आवाज़ तो आ ही नहीं रही थी, जो अंदर चलती उनकी बातों का कुछ अंदाज़ा होता। खैर इन्हें क्या पता कि मैं यहाँ रह रही हूँ। वो बेफ़िक्र हुई, लेकिन ज़हन पर फिर से फ़िक्रमंदी सवार हो गई, क्योंकि इस लड़के को अपना पूरा नाम तो बता चुकी थी। लेकिन ये लड़का मेरा नाम तो जानता है। उफ़! आयशा, क्या ज़रूरत थी नाम बताने की, और बताया भी तो पूरा ही बता दिया। दबे कदमों से चलती वो खिड़की के करीब जाने लगी, जब नज़र नीचे की तरफ आते साहिर पर गई और उसे देखते ही वो बातें सुनने का इरादा तय करके वहाँ से भाग गई। माहिर बाहर खड़ा था तो यकीनन इस बंदे ने साहिर ही होना था, और साहिर से तो उसे वैसे भी डर लगता था, अपने बाप की तरह। जन्नत वो पहली लड़की है जो ज़ावियान की ज़िंदगी में आई। मैंने देखा है कि जन्नत का ख़्याल ही उसे कितना खुश कर देता है। आप प्लीज़ इसे उसकी खुशी मत छीनें। आलम के सामने बैठे वो मिन्नत कर रहा था अपने दोस्त के लिए। देखो बच्चे, जन्नत का निकाह हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये गलत है। जब आपने ज़ावियान से उसका रिश्ता तय कर दिया था, तो फिर आप किसी और से उसका निकाह कैसे कर सकते हैं? आलम की बात सुनते ही अर्शिया ने गुस्से से कहा, जिस पर आलम ने नागवारी से उसे देखा। एक तो इस लड़की के कपड़ों से उसे उलझन हो रही थी। शर्ट और पहने कितने आराम से वो इसके सामने बैठी हुई थी। ऊपर से इस लड़की के पास दुपट्टा नामी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। आलम को नागवारी देख आशिर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया, जिस पर वो खामोश हो गई। यहाँ आने का मकसद क्या है? बस इतना कि आप ज़ावियान से उसकी खुशी मत छीनें। आपकी कोई डिमांड है या कुछ भी, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज़ आप देखो लड़के। हाथ उठाकर उसने आशिर को मज़ीद बोलने से रोका। मेरी बेटी का निकाह हो चुका है। जो उसके नसीब में था उसे मिल चुका है। जो ज़ावियान के नसीब में होगा वो उसे मिल जाएगा। इसलिए मज़ीद इस बात को मत बढ़ाओ। उसकी बात का मतलब साफ था। अब इस मामले पर कोई बहस नहीं होगी। बात खत्म। बाबा साईं। अज़ा की आवाज़ पर वो तीनों चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। खाना लग गया है। उसके बाद आलम ने अपना सर हिलाकर आशिर और अर्शिया को देखा। चलो बच्चों, खाना लग गया है। नहीं, बहुत शुक्रिया, हमें अब जाना है। बैग हाथ में पकड़कर अर्शिया अपनी जगह से उठी और आशिर को भी उठाने लगी, जिसकी भूख तो खाने का नाम सुनकर ही जाग चुकी थी। खाना खाकर जाना, हमारे कोई मेहमान बिना कुछ खाए यहाँ से चला जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता। उसकी बात पर इससे पहले अर्शिया कुछ कहती, आशिर उसका हाथ पकड़कर उसे मजीद कुछ कहने से रोक चुका था। खाने से क्या दुश्मनी, आशिक खाकर ही चलते हैं ना। हम यहाँ खाना खाने आए थे। वो दबा दबा चीखी। मैं तो जा रहा हूँ, तुम भी चल लो। और जावियान को मत बताना कि हम उसके ना होने वाले ससुराल में खाना खाकर आए थे, वरना मेरी शिफ्ट बढ़ा देगा। उसका हाथ पकड़कर आलम के पीछे चल दिया, जबकि उसकी जल्दबाजी पर वो बस अपना सर नफी में हिलाकर रह गई। खाना तो आशिर कुरैशी की मोहब्बत थी, जिसे वो कभी भी किसी भी हाल में खा लेता था। तुज़-बुज़ुर्ग का शिकार होती वो कितनी देर से कमरे के बाहर खड़ी थी। एक पल के लिए उसने आंखें मिचकर गहरा सांस लिया, फिर हिम्मत करके आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला, जहाँ खड़ा इर्तज़ा अपना सामान बैग में रख रहा था। उसके आने पर वो चौंका नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि अपना मोबाइल लेने के लिए हुरम उसके पास ज़रूर आएगी। आ जाओ, हूर तुम्हारा इंतज़ार था। उसे दरवाजे के पास खड़ा देखकर इर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। फीवर के बायस उसका चेहरा हल्का-हल्का सुर्ख हो रहा था। वो गाँव में जब भी आता था, कोई न कोई बीमारी तो उसे ज़रूर लगती थी, क्योंकि वो इस माहौल का आदी नहीं था। आदी तो आयशा भी नहीं थी, लेकिन वो हर माहौल में बहुत आराम से एडजस्ट हो जाती थी। इर्तज़ा नहीं होता था। वो किसी भी माहौल में बहुत मुश्किलों से एडजस्ट हो पाता था। मेरा मोबाइल आपके पास है ना इर्तज़ा? ज़ाहिर है जब तुम मुझसे दूर जाने के तरीके ढूँढोगी, तो मुझे भी तुम्हें अपने करीब बुलाने के तरीके ढूँढने पड़ेंगे। मेरा मोबाइल वापस करें इर्तज़ा। ये रहा तुम्हारा मोबाइल, ले लो। जीन्स की पॉकेट से हुरम का मोबाइल निकालकर उसने हुरम के सामने किया, जिसे देखते ही वो चंद लम्हे उसके हाथ में पकड़ा अपना मोबाइल देखती रही, और फिर आगे बढ़कर उसके हाथ से लेने लगी। लेकिन हुरम के मोबाइल लेने से पहले ही उसने मोबाइल बेड पर फेंका और हुरम का बाजू पकड़कर उसे अपने बेहद करीब कर लिया। कल रात की गई हरकत का मतलब समझाना चाहोगी हूर? मुझे कोई मतलब नहीं समझाना, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, क्या सोचकर तुम इस कमरे में गई थी? अगर मुझे तुम्हें अपने पास रखना होगा ना हूर, तो तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक पाएगा। उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए वो धीमे मगर सख्त लहजे में कह रहा था। मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त अपना हर हक तुमसे ले सकता हूँ हूर, पर मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे और अपने रिश्ते को समझ जाओ, ना कि मुझसे दूर हो जाओ। खुद से दूर आप मुझे कर चुके हैं इर्तज़ा, उसने अटकी सांसों के साथ कहा, क्योंकि चेहरे को छूता इर्तज़ा का लम्स उसकी सांसें रोक रहा था। आज रात हम वापस जा रहे हैं, तैयार रहना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकर तो मैं तुम्हें जाऊंगा, इसलिए अगर नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती करूँ तो खुद ही राज़ी हो जाना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर गया तो तुम्हारा यहाँ वापस आना, अपने माँ-बाप से मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मेरा मतलब था हम मिराज के रिसेप्शन के बाद भी तो जा सकते हैं। इर्तिज़ा की बात सुनते ही उसने जल्दी से कहा, जबकि उसकी बात सुनते ही इर्तिज़ा के चेहरे के तासरात पथरीले हुए। क्यों? उसे मेरे हाथों कत्ल करवाना चाहती हो हूर? मैं इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर वो ज़िंदा है तो सिर्फ़ मिराज की वजह से, क्योंकि अगर वो तुम्हारी बहन का शौहर नहीं होता तो मैं उसे ख़त्म करने में एक लम्हा नहीं लगाता। आप अरहान को बीच में क्यों ला रहे हैं? हुरम की बात सुनते ही उसने उसकी नाज़ुक कमर अपनी सख्त गिरफ्त में ली, और इर्तिज़ा की इतनी सख्त गिरफ्त पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे
उसकी कमर ही टूट जाएगी। बुरा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा अंदाज तो कुछ और ही कह रहा है। वो अब मेरी बहन का शौहर है इर्तिजा, लेकिन पहले तो तुम्हारा मंगेतर था। बताओ मुझे कितनी बार मिली तुम उससे? इर्तिजा, मेरी उनसे सिर्फ 1-2 बार ही मुलाकात हुई थी। इर्तिजा का अंदाज उसे खौफजदा कर रहा था। उसने तुम्हें कभी छुआ? इर्तिजा, मुझे दर्द हो रहा है। अपनी कमर पर उसकी इतनी सख्त गिरफ्त पर हुर्रम ने तकलीफ से कहा। जवाब दो हूर। नहीं। उसने अपना सर नफी में हिलाया, जिसे देखकर इर्तिजा ने उसे अपने हिसाब से आज़ाद कर दिया, और इर्तिजा के आज़ाद करते ही वो फौरन उससे दूर हुई। अपने आंसुओं से भीगे गाल साफ करते वो इस पागल शख्स को देख रही थी। आप बहुत बुरे हैं इर्तिजा, नफरत है मुझे आपसे। आई हेट यू। उसने भीगी आवाज में चीख कर कहा और उसके कमरे से निकलकर चली गई। जिस मोबाइल को लेने के लिए वो इर्तिजा के पास आई थी, उसे भी ले जाना भूल चुकी थी। जहनी सोचों में उलझती वो कितनी देर से लॉन में टहल रही थी। उसे अरहान से बात करनी थी। यकीनन वो इस शादी से खुश नहीं होगा। होगा भी कैसे? उसने जिस लड़की के साथ का तस्वुर किया था, उसे वो मिल जो नहीं सकी। अगर अरहान इस रिश्ते से खुश नहीं था, तो वो इस बारे में उससे साफ बात करने का इरादा रखती थी। वैसे भी क्या फ़ायदा था ऐसे रिश्ते का जिसमें इंसान खुशी ना हो। वो ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती थी। अरहान से बात करने का सोचते हुए वो तेज़-तेज़ कदम उठाती कमरे की तरफ जाने लगी। जब कमरे का दरवाज़ा खोलते ही कमरे से बाहर आते अरहान से उसकी ज़ोरदार टक्कर हुई। चूँकि वो दोनों ही इस अचानक हुए हादसे के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अरहान का वजूद फर्श पर जा गिरा और उसके भारी वजूद पर मिराल का नाजुक वजूद भी आ गिरा। गिरते ही बेसाख्ता मिराल के नरम होठों ने अरहान के लबों को छुआ और इस हादसे से वो दोनों ही शौक की कैफियत में चले गए। मिराल, अरहान ने उसके शौक चेहरे को देखकर पुकारा, जबकि अरहान की इस हरकत के बाइस मिराल और उसके होंठ दोबारा आपस में मस हुए। दोबारा हुई इस हरकत पर मिराल ने शर्मिंदगी से अपने चेहरे का रुख मोड़ा। जहन माऊफ हो चुका था। वो भूल चुकी थी कि अरहान से वो क्या कहने आई थी। मिराल, शायद तुम मुझे अपना बेड समझ रही हो। धीमी मुस्कुराहट से उसने मिराल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जो अरहान की बात सुनते ही जल्दी से उसके ऊपर से उठी। मिराल, जी, तुमने मुझे लिप किस किया। उसके कहने पर मिराल ने दहकते गालों के साथ जल्दी से अपना सर नफी में हिलाया। इस वक्त वो इतनी घबराई हुई थी कि अरहान के चेहरे पर बिखरी शरारत वो देख ही नहीं पा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गलती से हुआ है। काश उसकी इस बात पर अरहान उसे बता सकता कि अगर गलतियां इतनी खूबसूरत होती हैं, तो फिर तो वो अपनी सारी उम्र ही इन गलतियों की नजर कर देना चाहता था। गलती से ही सही, लेकिन किस तो की है ना तुमने। आई आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसकी आंखें तेजी से आंसुओं से भीगने लगी, जबकि वो बस हैरत से अपनी मासूम जान को देखने लगा, जो इतनी सी बात पर ही रोना शुरू हो चुकी थी। उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस हादसे को अपनी गलती समझ रही थी। क्यों थी वो इतनी मासूम? मेरा रोना बंद करो। सॉरी सॉरी। रोते हुए वो बेखुदी में अपनी गुलाबी नरम उंगलियों से उसके होंठ साफ करने लगी, और मिराल की इस हरकत पर वो साख्त रह गया। वो क्या कर रही थी? क्या वो उसके लबों से अपना लम्स मिटाना चाह रही थी? अरहान लाचारी तो उसकी खुशबू को अपने अंग अंग में बसाना चाहता था, और एक वो थी जो उसके लबों से अपना लम्स मिटा रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? उसके नरम हाथों को अपनी गिरफ्त में लिए उसने सख्त लहजे में कहा, और उसके लहजे की सख्ती पर मिराल के आंसू थमे, जबकि घबराहट में मजीद इजाफा हो गया। उफ मिराल, क्या जरूरत थी इनके होठों को छूने की? उसने दिल में खुद को डिपटा। अब उसे क्या बताती कि वो उसके लबों से अपना दिया हुआ लम्स खत्म करना चाह रही थी, जैसे अरहान के होठ साफ करने से तो उसका लम्स मिट जाता। मैं लड़खड़ाहट के बाइस कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। नजरें झुकाए वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरहान तो बस उसके नरम लबों को देख रहा था, जिसे देखते छूने की चाह महसूस होती। उसका दिल चाह रहा था कि मिराल के लबों की ये नरमाहट महसूस करे, और अपने दिल की सुनते हुए वो अगले ही पल उसके लबों को अपनी गिरफ्त में कैद कर चुका था। और अरहान की इस हरकत पर मिराल अपनी जगह सुन्न होकर रह गई। अरहान की अपने इतने करीब मौजूदगी पर उसने कोई मज़ाहमत नहीं की थी। करती भी कैसे? ज़हन तो जैसे अरहान की इस हरकत से सोचना समझना ही छोड़ चुका था। उसने ये हरकत क्यों की? अपने लबों पर उसका लम्स महसूस करते हुए वो बस यही बात सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ मौजूद अरहान उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने मज़ीद करीब कर चुका था। उसे तो खुद ये सब एक ख्वाब लग रहा था। मिराल उसके करीब थी, बेहद करीब, इतनी करीब कि वो आसानी से उसकी सांसों को खुद में उतार रहा था। अरहान, मेहरीना बेगम ने कमरे में दाखिल होते हुए उसे पुकारा, लेकिन इन दोनों को देखकर वो खुद शर्मिंदगी से सुर्ख हो गई। अगर अंदाजा होता अंदर का माहौल कैसा है तो कभी भी इस तरह नहीं आते। वो तो दरवाजा खुला देखकर ही आराम से अंदर आई थी, लेकिन क्या मालूम था कि कमरे में क्या सीन चल रहा है। मेहरीना बेगम की आवाज सुनते ही मिराल ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया और बिना किसी की तरफ देखे कमरे से बाहर भाग गई। मेरे बेटे, कमरे का दरवाजा तो बंद कर लिया करो, उन्होंने भागती हुई मिराल को देखकर कहा। उनके कहने पर वो बेसाख्ता हंसा और सुर्ख होते चेहरे के साथ चेहरा मोड़ लिया। बेसाख्ता उसने अपने भीगे होठों को छुआ और लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। उसके पीछे खड़ी मेहरीना बेगम उसका रोशन चेहरा देखकर दिल में माशाल्लाह कहना नहीं भूली थी। अगर इस वक्त हुरम साथ होती तो वो कभी इस तरह खुश न होता, लेकिन यहाँ हुरम की जगह मिराल थी। वो कैसे खुश न होता?
वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, उसकी अपने साथ मौजूदगी से वो कैसे खुश ना होता। अजमीर उठे यहाँ से, उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे अजमीर से कहा, जो उससे पहले ही गाड़ी में बैठ चुका था। आज वो पहली बार गाड़ी ड्राइव करने जा रही थी, वो भी अपनी ज़ाती गाड़ी में, और उसका टीचर अजमीर शाह था, जो उसे किसी तरह ड्राइविंग सिखाने का इरादा रखता था। ये मन्नत अच्छे से जानती थी। मन्नत, तुमने सीखनी है तो बता दो, फजूल में क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो? अजमीर, अगर आप दूसरी सीट पर बैठकर मुझे चलाने का तरीका समझाएंगे ना, तो मैं तब भी समझ जाऊंगी। नहीं समझ आएंगी तुम्हें, मैं जानता हूँ। उसका हाथ पकड़कर अजमीर ने उसे फ्रंट सीट पर अपने साथ बिठाया, जिस पर मन्नत घबराकर जल्दी से उसकी गोद से उठने लगी, लेकिन उसके उठने से पहले ही अजमीर डोर लॉक कर चुका था। अगर ऐसे सिखाएंगे तो मुझे नहीं सीखनी है। मन्नत, खामोशी से बैठ जाओ यार, काम के वक्त मुझे बातें करना बिल्कुल नहीं पसंद। उसकी सख्ती से कहने पर वो मुंह बनाकर खामोश हो गई। उसे खामोश देखकर अजमीर उसे अहम बातें बताने लगा, जिसे वो बड़े ही गौर से सुन रही थी। गाड़ी स्टार्ट करके अजमीर ने मन्नत के हाथ स्टीयरिंग पर रखकर उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। अजमीर, प्लीज हाथ तो हटाएं, तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। अजमीर ने उसकी सफेद गर्दन को अपनी नजरों के हिसार में लिए कहा। उसके बाल जूड़े की शक्ल में कैद थे, जिसके बाइस गर्दन का नजर आता पिछला हिस्सा अजमीर शाह का ध्यान बटा रहा था। झुककर अजमीर ने हल्के से वहां अपने लब रख दिए। उसकी इस हरकत पर मन्नत फौरन चीखी, अजमीर, मन्नत, ये मेरी फीस है। जब तक तुम मुकम्मल ड्राइविंग नहीं सीख लेती, तब तक तुम मुझे रोज ये फीस दोगी। अभी तो बस एडवांस लिया है, पूरी फीस तुम मुझे घर जाकर अदा करोगी। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर अजमीर ने उसके कान की लो को अपने दांतों में लेकर जोर से खींचा, और उसके घबराते वजूद को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और नजरें रास्ते की जानिब मरकूज करनी। कमरे में दाखिल होते ही उसने वहां बैठी जन्नत को देखा, जो अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि दरवाजा खुलने की आवाज पर भी नहीं चौंकी। सालार ने ब्यूटिशियन को जाने का इशारा किया, जो उसका इशारा पाते ही अपना सामान समेटकर कमरे से चली गई। वैसे भी जन्नत को मुकम्मल तैयार तो वो कर ही चुकी थी। ब्यूटिशियन के जाते ही वो जन्नत के करीब गया और मुस्कुराते हुए उसका हसीन सुरापा देखने लगा। फिरोजी कलर की मैक्सी पहने वो ब्राइडल मेकअप के साथ बेहद हसीन लग रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही है जन्नत। सालार की आवाज पर अपनी सोचों से बाहर निकलकर उसने मिरर की तरफ देखा। डार्क ग्रे और व्हाइट कलर का डिनर सूट पहने वो अपनी मजबूत और चौड़ी जिसामत के बाइस कहीं से भी 21 साल का लड़का नहीं लग रहा था। बहुत प्यारा लग रहा हूँ। उसकी मुसलसल खुद पर टिकी नजरें देखकर उसने शरारत से पूछा, जिस पर वो गहरा सांस लेकर अपनी जगह से उठी और मैक्सी को ठीक करके वहां से जाने लगी। जब सालार ने उसका बाजू नरमी से अपनी गिरफ्त में ले लिया। आप अभी मुझसे नाराज हैं जन्नत? सालार, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो फिर मैं मान लूँ कि आप ये रिश्ता कबूल करने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं ये रिश्ता कभी कबूल नहीं कर सकती सालार। ये रिश्ता तो आपको कबूल करना ही है जन्नत, और जल्द ही कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो आपसे अपना हक लेने में मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा, फिर चाहे आपकी रजामंदी हो या ना हो। उसकी बात सुनते ही जन्नत ने गुस्से से अपना बाजू छुड़ाया। छछोरे इंसान, उम्र देखो अपनी और बातें देखो, कोई शर्म नाम की चीज है तुम्हें या नहीं? वो गुस्से से कह रही थी, लेकिन गुस्से में भी जिन अल्फाज का इंतखाब किया था उसे सुनकर वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ा, और उसे हंसते देखकर वो मजीद तपती कमरे से बाहर चली गई। बाबा साईं माहिर चले गए क्या? कानों में झुमके पहनते वो परेशानी से कमरे से निकली, जब पहली नजर वहां खड़े आलम पर पड़ी। तकरीबन सब लोग ही मैरिज हॉल के लिए निकल चुके थे, बस कुछ लोग ही बचे थे जो हवेली में मौजूद थे, जिसमें आलम, अजा, माहिर, आयरा, जन्नत और सालार मौजूद थे। जब वो हवेली में आई थी तो यहाँ उसे सिर्फ आयरा से उनसियत महसूस हुई थी, इसलिए उसने कस्बा के साथ साथ आयरा को भी अम्मा साईं कहना शुरू कर दिया था। इसी वजह से असीम के साथ साथ वो आलम को भी बाबा साईं कहती थी। हाँ, मोतसिम को वो बड़े बाबा ही कहती थी, लेकिन ये भी सच था कि असीम और आलम से ज्यादा उसकी दोस्ती मोतसिम के साथ थी। नहीं अजा, माहिर अंदर ही होगा। हाँ बिल्कुल, माहिर अंदर ही है। तुम्हें छोड़कर जाना मतलब तुम्हारी नाराजगी को दावत देना, जो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। माहिर की आवाज पर उसने मुड़कर देखा, जहां वो व्हाइट ब्लैक पैंट कोट के साथ ब्लैक टाई लगाए खड़ा था। दूसरा कहाँ है? आलम ने उसे अकेले देखकर पूछा, क्योंकि वो दोनों भाई अकेले कम ही पाए जाते थे। दरअसल उसे बेटी के वलीमे की कुछ ज्यादा ही खुशी थी, इसलिए वो काफी देर पहले निकल गया। अच्छा चलो आओ, बेचारी मेरी बीवी कब से गाड़ी में बैठी तुम लोगों का इंतजार कर रही है। जन्नत और सालार उसे जाते देखकर अजा ने फौरन पूछा, वो दोनों दूसरी गाड़ी में आएंगे? बाबा साईं, मैं आपके साथ जाऊंगी। जन्नत की आवाज पर इन सब ने मुड़कर देखा, और जन्नत को देखते ही आलम के लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट घर कर गई। डिम्पल नुमदार हुआ। उसकी बेटी आज नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। वाओ जन्नत, बहुत प्यारी लग रही हो। माहिर के कहने पर वो हल्का सा मुस्कुराई। थैंक्स माहिर लाला। माहिर माशाल्लाह तो कहो, उसे अपने साथ लगाए आलम ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा, और नरमी से जन्नत के बालों पर होंठ रख दिए। चलें बड़े बाबा, आपकी बेगम इंतजार कर रही हैं। माहिर के जताते अंदाज पर आलम ने घुरकर उसे देखा। उसने मुलाजमा को आवाज देकर सालार को बुलाने के लिए भेजा और खुद बाकी सबके साथ बाहर चला गया।
अपना घेरदार फ्रॉक संभालते हुए जैसे ही नीचे उतरी, वहां खाली लाउंज उसका मुंतजिर था। उसने महरीना बेगम और शाहजद साहब के साथ जाना था, लेकिन शायद वो दोनों उसे अपने बेटे के रहमो करम पर छोड़कर जा चुके थे, लेकिन वो उसे छोड़कर तो नहीं जा सकते थे। अंकल आंटी कहाँ गए? थोड़ी देर पहले तो यहीं थे, उसने वहां खड़ी मुलाजमा से पूछा, जो सर से पैर तक उसका जायजा ले रही थी। वो दोनों तो चले गए, तो मैं किसके साथ जाऊंगी? उसका चेहरा रोने वाला हो गया जब अरहान की आवाज उसके कानों में पड़ी। मेरे साथ जाओगी तुम? मुलाजमा को वहां से जाने का इशारा करके वो उसके करीब आकर उसका हसीन रूप देखने लगा, जो ब्लैक कलर की पैरों को छूती घेरदार फ्रॉक पहने उसके होश उड़ा रही थी। अरहान को इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा मिराल की जानिब खींच रही थी, वो थे लिपस्टिक से सजे मैरून लब, जिन्हें देखकर उसे फिर से अपना जब्त खोता महसूस हो रहा था। उसके अलावा नाक में चमकती नोज पिन में तो जैसे उसकी जान अटकने लगी थी। उसने खुद भी ब्लैक कलर का ही पेंट कोट पहना हुआ था, जिसमें हमेशा की तरह वो बेहद जाजिब लग रहा था। बाल जेल से सेट किए उसने हाथ में अपनी पसंदीदा वेस्ट वॉच पहनी हुई थी, और जो उसकी मजबूत कलाई पर खूब जच रही थी। क्या हुआ है, सुबह से मुझसे छुट्टी क्यों फिर रही हो? वो उसके मजीद करीब हुआ, जिसके बाइस उसके वजूद से उठती तेज परफ्यूम की खुशबू ने मिराल को जैसे अपने हिसार में ले लिया। आहिस्ता से वो उससे चंद कदम दूर हुई। मैं नहीं छुप रही, आपको कोई गलत फहमी हुई है, उसने नजरें झुकाकर कहा, जबकि जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया। उफ, उसकी मासूम सी जान अपनी हरकतों से एक दिन उसकी जान लेकर रहेगी। बहुत प्यारी लग रही हो। उसके नरम गाल पर अपने लब रखकर वो उसे शॉक की कैफियत में छोड़ता बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन उसे आवाज देना नहीं भूला था। यकीनन वो आवाज नहीं देता तो मिराल ने सदमे के बाइस कितनी देर तक यहीं खड़े रहना था। मिराल, जल्दी आओ। अरहान की आवाज सुनते ही उसने अपने गाल पर हाथ रखा और गहरा सांस लेकर बाहर की तरफ चली गई। उसकी हालत देखकर कार डोर के पास खड़ा अरहान दिलकशी से हंसा। बेशर्म इंसान, भरी महफिल में बैठे हो, इसी बात का लिहाज कर लो। वो तो कब से अजमीर का अपने पास आने का मुंतजिर था, और जब मौका मिला तो बिना देर किए उसकी गर्दन अपने हाथ में लेकर उस बेशर्म इंसान को कुछ शर्म दिलाने लगा, जो भरी महफिल में अपनी बीवी का कभी हाथ चूमता तो कभी गाल। अपनी इन हरकतों से वो सब लोगों को खुद की तरफ देखने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वाह किसे थी? आप भी कुछ लिहाज कर लें, भरी महफिल में मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। अभी मेरी शादी खत्म नहीं हुई है, दूल्हा तो मैं अब भी हूँ। उसके कहने पर साहिर ने गुस्से से उसकी गर्दन को छोड़ा। मैं एक बहुत अच्छा और शरीफ दामाद था, कभी जो मैंने वसी अंकल को शिकायत का मौका दिया हो। फिर पता नहीं तुम मुझे क्यों मिल गए। जैसे हम तो आपको जानते ही नहीं, आप तो इस उम्र में भी अपनी बेगम को शर्माने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, तो बेगम को शर्माने पर मजबूर करता हूँ ना, कि ससुर को शर्मिंदा करवाता हूँ। चाचा साईं, शर्माने के लिए आपकी बेटी ही काफी है। आप ये काम मत करें, कसम से। उसके इतना शर्माने पर तो कभी बहुत गुस्सा आता है भाई। ऐसा भी कि मैं क्या करता हूँ जो वो अजमीर के बच्चे, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं सारे लिहाज भूल जाऊं। उसकी बकवास सुनकर साहिर ने जब्त से कहा, जिस पर वो अपने मुस्कुराते लब दांतों में दबाकर वहां से जाने लगा। अभी तो मेरे बच्चे नहीं हैं, पर वादा करता हूँ जल्द ही आपको नाना बनने की खुशखबरी दूंगा। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, आप दुआ करें। अपनी बात जल्दी से कहकर वो वहां से भाग गया, क्योंकि उसकी बात सुनते ही यकीनन अब साहिर ने बिना कोई लिहाज किए अपना भारी बूट उतारकर उसके सर पर मार देना था। सबसे गले मिलकर वो अनमीर और अजमीर से मिलने लगी, और इनसे मिलते वक्त रोने में मजीद इजाफा हो गया। वो उनसे इतनी दूर जा रही थी, उसका रोना तो फितरी था। वैसे भी अनमीर और अजमीर तो थे भी उसके बेस्ट फ्रेंड्स। कितनी देर से वो रोने का फरीजा सर अंजाम दे रही थी, जिसकी वजह से उसके रोने के बाइस बहती नाक अजमीर की शर्ट पर लगी गई। उसने बुरा सा मुंह बनाकर हुरम के सर पर हल्के से थप्पड़ मारा, लेकिन फिर इर्तजा के घुरने पर दांत दिखाते हुए उसके सर को सहलाने लगा। हुरम, यार रोना बंद करो, उसे मुसलसल रोते देखकर अलमीर ने प्यार से कहा। आज रात को इर्तजा और उसकी फ्लाइट थी, इसलिए वलीमे से वापस आते ही वो लोग फ्रेश होकर अब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। बाकी सबने मिराल का वलीमा अटेंड करके जाना था, लेकिन इर्तजा उसे लेकर आज ही जा रहा था, क्योंकि वो ऐसे शख्स को अपने सामने हरगिज नहीं देखना चाहता था जिसने उसकी हूर को उसे छीनने की कोशिश की थी। ये उसकी सोच थी। अगर वो अरहान के दिल का हाल जान लेता तो कभी उससे इतनी नफरत ना करता। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, फ्लाइट टाइम हो रहा है। वो इंतजार कर रहा था कि हूर कब सबसे मिले और वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन उसका रोना बंद ना होते देखकर उसने खुद ही कह दिया, जिस पर वो एक बार फिर सबसे मिलकर गाड़ी में आकर बैठ गई। अलबत्ता रोना अब भी जारी था। वो अपने घर वालों से इतनी दूर जा रही थी, इसलिए आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार घर से इतनी दूर जा रही थी, लेकिन पहले दिल में ये इत्मीनान तो था कि उसे वापस अपने ही घर आना था। अब तो पता नहीं उसके साथ क्या होना था, और अपने घर वालों से दोबारा वो कब मिलती। जरियाम ने उसके जाने पर उसकी मर्जी पूछी थी। अगर वो इनकार करती तो यकीनन जरियाम उसे कभी भी इर्तजा के साथ नहीं जाने देता, लेकिन वो जानती थी कि उसके इनकार पर इर्तजा अपने साथ क्या करता। ये सोच उसे जरियाम को इकरार का जवाब देने पर मजबूर कर चुकी थी। हुरम के जाते ही वो मन्नत के साथ अपने कमरे में आया। नींद से भरी आंखें जबरदस्ती खोलती वो अपना नाइट सूट निकालने लगी। ये तुम क्या कर रही हो मन्नत? नाइट सूट निकाल रही हो अजमीर, और ये नाइट सूट क्यों निकाला जा रहा है?
उफ अजमीर, मैं नाइट सूट कपड़े चेंज करने के लिए ही निकालूंगी ना। उसके बेतुके सवालों पर उसने झुंझला कर कहा, मैं वही तो पूछ रहा था, क्यों चेंज कर रही हो? लिबास तो चाहे कोई भी हो, मैंने तुम्हारे तन से जुदा ही कर देना है। उसके कहने पर शर्मो हया की लाली मन्नत के चेहरे पर उतर आई। अजमीर, आज मुझे तंग मत करें, सोने दें, कल भी सारी रात आपने सोने नहीं दिया था। लेकिन लड़की, पूरे 2 घंटे सोई थी तुम। 2 घंटों में भला किसकी नींद पूरी होती है? मैंने तो तुमसे भी कम नींद ली थी, फिर भी मैं आज सारी रात जागने को तैयार हूँ। अच्छा, कल आप जो कहेंगे मैं कर लूंगी, आज मत तंग करें, बहुत नींद आ रही है। कल जो करूंगा वो तुम्हारे कहने पर करूंगा, आज जो करूंगा वो अपनी मर्जी से करूंगा। उसे अपने करीब करके वो अपने हाथ बेबाकी से उसके वजूद पर फेरने लगा, जिस पर मन्नत ने सुरखोते चेहरे के साथ उसके हाथ अपनी नाजुक गिरफ्त में ले लिए। मन्नत, तुम अब भी मुझे शर्मा रही हो? अब क्या शर्म करनी यार, अब तो हमारे दरमियान हर चीज बेपर्दा हो चुकी है। अजमीर, उसने मुंह बनाकर अजमीर के सीने पर दोनों हाथ रखकर उससे फासला बनाना चाहा। फासला बनाने में फिर भी नाकाम रही, ये अलग बात थी। जबकि उसकी मासूम सी मज़ाहमत पर अजमीर अपनी जान पर मजीद फिदा हुआ। जाने अजमीर, इस सब में गलती तुम्हारी ही है। तुम में नशा ही इतना है जिसकी वजह से तुम्हारे करीब आकर मैं तुमसे दूर होना ही भूल जाता हूँ। किसने कहा था खुद में इतना नशा रखने को? उसके लबों पर झुककर वो उसके लबों का जाम अपनी सांसों में उतारने लगा और उसकी मुज़ाहमत को नजरअंदाज करके उसे अपनी गिरफ्त में कैद करता चला गया। अगर तुम्हें डर लगे तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो हूर, उसे आंखें मूंदे देख इर्तिजा ने धीमी आवाज में कहा। घर से निकलने के बाद हुरम ने उसे एक लफ्ज भी नहीं कहा था और ऐसा पहली बार हुआ था कि इर्तिजा उसके पास था और वो उसके साथ अपनी कोई बात शेयर नहीं कर रही थी। हालात तो उनके काफी दिनों से नाखुशगवार थे, लेकिन इतने दिनों में इर्तिजा और उसके दरमियान ये पहला मौका आया था जब वो दोनों अकेले थे और अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ अकेला पाकर भी हुरम कोई बात नहीं कर रही थी। उसे अक्सर ये एहसास होने लगा था कि वो अपनी पुरानी हूर को खो चुका है, लेकिन फिर ये यकीन दिल में बैठ जाता कि वो अपनी पुरानी हूर को वापस भी ले आएगा। मैं पहली बार प्लेन का सफर नहीं कर रही इर्तजा, उसने बेरुखी से जवाब दिया और चंद लम्हों के लिए खामोशी फिर दोनों के दरमियान हाइल हो गई। और तुम जानती हो ना, अब सारी जिंदगी तुम्हें मेरे साथ ही गुजारनी है, तो फिर इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो? आपको क्या मसला है मेरे बिहेवियर से? तुम्हारा ये अंदाज मुझे तकलीफ दे रहा है। उसकी बात सुनकर वो तंजिया मुस्कुराई। आप मेरे साथ इतना कुछ कर चुके हैं इर्तजा और अब आप चाहते हैं मैं सब भूल जाऊं? मेरे साथ इतना बुरा करते वक्त आपको ये अंदाजा हुआ था कि आपका रवैया मुझे कितनी तकलीफ दे रहा होगा, जो मैं आपकी तकलीफ का ख्याल करूं? क्या चाहती हो तुम बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाए? मैं जो कहूंगी आप वो करेंगे? उसने इर्तजा की सब्ज आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। तो फिर मुझे छोड़ दें, यही मेरी खुशी है, यही मेरी ख्वाहिश है। उसकी बात सुनते ही इर्तजा की आंखों में सर्दपन उतरा। आज के बाद ये बात मत कहना हूर, मैंने अगर दोबारा तुम्हारे लबों से इस तरह की कोई बात सुनी तो मैं तुम्हारी जुबान काटने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा। इर्तजा की बात सुनते ही खौफ ने उसके वजूद को झंझोड़ा। हूर, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जहां बात तुमसे दूर होने की आती, मुझे लगता है मेरी सांसें बंद हो रही हैं और तुम छोड़ने की बात कर रही हो। अगर तुम मुझसे दूर हुई तो इन सांसों को भी रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि इर्तजा आफिंदी की सांसें तो हुरम आफिंदी से जुड़ी हैं और तुम्हारी दूरी से मेरी सांसों को जमानत मिल जाएगी। लेकिन मुझे यकीन है तुम ऐसा कभी नहीं होने दोगी। संजीदगी से कहते हुए वो सीधा होकर बैठ गया, जबकि उसकी बात सुनते ही हुरम ने अपनी भीगी आंखें वापस बंद कर ली। आंख में बैठा आंसू आंख से निकलकर फिसलता हुआ गाल पर बहने लगा। उसे लगता था उसकी बेरुखी देखकर तो इर्तजा उसकी बात मान लेगा, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम था। और ऐसा कभी हुआ है कि इर्तजा आफिंदी अपनी जिद से पीछे पीछे हट जाए? काश कोई उसे बताता कि हुरम इर्तजा आफिंदी की जिद नहीं थी, जिंदगी थी, उसकी आती जाती सांसों में बसती थी। कमरे में दाखिल होते ही वो जन्नत को देखते ही ठंडी सांस भरकर रह गया, जो लिबास तब्दील किए आराम से सो रही थी। उसने आज अपने कमरे में जाने की गलती नहीं की थी, जानती जो थी कि साला ने फिर वहां से ले आना था, इसलिए आज वो उसके कमरे में ही मौजूद थी। अपने कपड़े निकालकर वो वॉशरूम में चला गया और थोड़ी देर बाद उसकी वापसी हुई। ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर पहने वो इस आम होलिये में भी काफी दिलकश लग रहा था। जन्नत के करीब बैठकर उसने अपने हाथ उसके एतराफ में रखे और उसके मासूम चेहरे को देखते हुए होले से उसके माथे पर अपने लब रख दिए। बुरी बात जन्नत, मेरा इंतजार तो करना चाहिए था, मसनूई फगी से कहते हुए उसने बारी बारी उसके दोनों गालों को अपने लबों से छुआ। वो उसका लम्स पाते ही जाग गई थी, लेकिन उसके सोने का दिखावा अब भी जारी था। उसके सुर्ख गाल और पलकों में होती लर्जिश देखकर सालार ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और उसकी नाक पर अपने लब रख दिए, लेकिन इससे पहले वो उसके लबों पर झुकता, जन्नत उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर चुकी थी। सालार, उसके चीखने पर वो हंसा। जन्नत, कम से कम लिप किस तो करने देती। उसकी बात सुनते ही जन्नत के गाल दहकने लगे। वैसे आपको पता है जन्नत, आप एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं करती हैं। यकीनन उसका इशारा जन्नत के सोने वाले नाटक की तरफ था। सालार, मुझे सोने दो वरना मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप सो जाए, मैं तंग नहीं कर रहा। वो बेड से उठा और उसके उठते ही जन्नत ने कंबल अपने चेहरे तक डाल लिया ताकि उसकी लो देती नजरों से छुप जाए। उसके छुपने पर सालार खुलकर हंसा।
खिड़की के पास खड़ा वो कब से लॉन में दिखता हसीन मंजर अपनी नजरों के हिसार में लिए खड़ा था। जहां लॉन में चांद की बिखरी रोशनी में वो सुर्ख जोड़ा पहने इस खूबसूरत मंजर का ही हिस्सा लग रही थी। गहरा सांस लेकर वो अपने कमरे से निकलता लॉन में चला गया, जहां सर उठाए वो आधे चांद को देखने में मसरूफ थी। मीराल, यहाँ क्यों बैठी हो? अरहान की आवाज पर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी, जो आकर उसके बराबर ही बैठ गया था। काफी पुरसुकून माहौल है यहाँ का। एक बात पूछूं मीराल? जी पूछे। इर्तिजा और हुरम की शादी जबरदस्ती हुई है? चंद लम्हे खामोशी के बाद उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। जी, लेकिन मेरे ख्याल से तो उनका रिश्ता ही अलग था। जी, रिश्ता मुख्तलिफ था तो सही, लेकिन इर्तिजा हुरम आपी के सगे चाचा नहीं है। उनसे हुरम आपी का निकाह जायज है, लेकिन जिस तरह उन्होंने निकाह किया है वो तरीका गलत था। खैर, मैं नहीं जानना चाहता कि उनका निकाह कैसे हुआ, लेकिन मुझे पूरम के लिए दुख है। इस तरह कोई उससे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता। वो अपनी जिंदगी पर पूरा अख्तियार रखती है, उसे हक है अपनी जिंदगी का फैसला करने का। लब भींच कर वो अरहान को देखने लगी। आपको बुरा लगता होगा ना कि हुरम आपी किसी और की हो गई? उसने झिझकते हुए दिल में मचलता सवाल पूछा, जिसने कब से उसे बेचैन कर रखा था। उसकी बात सुनकर वो धीमा सा हंसा। तुम्हें क्या लगता है? मैं नहीं जानती, शायद हाँ, आपको बुरा लगा होगा इन्हें किसी और के साथ देखकर, लेकिन अगर मैं सही हूं तो मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही कि आपने सुबह वो हरकत क्यों की थी। उसने नजरें झुका ली, जबकि सुबह का मंजर जहन में आते ही गाल दहक उठे। वो दिलचस्पी से चांद की चांदनी में बैठी इस शर्मीली लड़की को देखने लगा। आओ, आज तुम्हें अपना हाले दिल सुनाता हूँ। अपनी जगह से उठकर उसने अपना हाथ मिराल के सामने फैलाया। वो अपने सामने फैली उसकी चौड़ी हथेली देखने लगी और उसके हाथ में अपना नरम हाथ थमा दिया। उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिए वो उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा, जबकि उसके साथ कदम उठाते हुए वो बस ये सोचे जा रही थी कि वो उसे क्या बताने वाला था। कमरे में दाखिल होकर अरहान ने उसका हाथ छोड़ा और साइड टेबल की दराज खोलकर उसमें से एक छोटा ब्लैक केस निकालकर मिराल की तरफ बढ़ा दिया। हैरत से अरहान को देखते मिराल ने केस खोला और उसके अंदर मौजूद एम और ए लफ्ज का लॉकेट देखते ही वो हैरत और बेयकीनी से वो अरहान को देखने लगी। दांतों में लब चबाकर उसने बेड पर होशो हवास से बेगाना आइजल को देखा, जो कितने वक्त से इन सबसे लातलग थी। कब उठोगी तुम आइजल? तुम्हें पता है सब तुम्हारे लिए कितने परेशान होते हैं, और शामिर चाचू तो बिल्कुल भी चेंज हो गए हैं। आइजल कोमा में थी, पता नहीं उसकी बात सुन भी रही थी या नहीं, लेकिन फिर भी वो उसके साथ कितनी देर से बातें कर रही थी। आइजल उससे और मन्नत से 2 साल छोटी थी, और इन दोनों ने उसे हमेशा छोटी बहनों की तरह ही रखा था, और उसे इस हाल में देखकर वो सभी तकलीफ में थे। हवेली के कुछ अफराद आइजल की वजह से शहर में ही रह रहे थे, जबकि बाकी के अफराद हर हफ्ते उसे देखने आते थे। उसके माथे पर अपने लब रखकर मिराल पीछे जाकर वहां रखे 2 सीटर सोफे पर बैठ गई। बेअख्तियार हाथ बढ़ाकर उसने गले में पहना लॉकेट छुआ और उतार कर उस पर लिखे इन 2 हरूफों को अपनी उंगलियों से छूने लगी। AM, मतलब अजमीर और मिराल। सबको लगता था कि इन हरूफों का मतलब मिराल और आहान था, लेकिन दरे हकीकत इन हरूफों का मतलब तो अजमीर और मिराल था। वो जानती थी कि अजमीर उसका कभी नहीं था, उसके बावजूद भी उसका नाम अपने साथ जोड़ने की ख्वाहिश उसकी हमेशा से थी। कितनी पागल थी ना वो, जो कम उम्री में ही मोहब्बत के खेल में उलझ गई थी। जानती थी कि वो शख्स उसका कभी नहीं था, फिर भी दिल में उसके ख्वाब सजाए बैठी थी। अजमीर ना सही, उसका नाम तो वो अपने करीब महसूस कर सकती थी ना। फकत इसी सोच ने उसे ये लॉकेट बनवाने पर मजबूर कर दिया। वो महज 17 साल की थी और इस उम्र में ही वो मोहब्बत और मोहब्बत में मिली तकलीफ को बहुत आराम से जान गई थी। लॉकेट को देखते हुए वो चौंकी जब उसे आइजल के वजूद में जुम्बिश महसूस हुई। अपना वहम समझकर वो उसके करीब गई, हाथ में पकड़े लॉकेट को सख्ती से मुट्ठी में भेज लिया। लेकिन ये उसका वहम नहीं था, वो सच में मूवमेंट कर रही थी। लबों पर हाथ रखकर वो जल्दी से बाहर भागी। शामिर डॉक्टर से जरूरी बात करने गया था और उसे पता था डॉक्टर का रूम किस तरफ है, इसलिए वो तेज तेज कदम उठाती उसी तरफ जाने लगी। क्या हुआ है आपको मॉम? हॉस्पिटल के रूम में दाखिल होते ही वो बेचैनी से महरीना बेगम के पास जाकर पूछने लगा, जो उसकी फिक्रमंदी पर मुस्कुरा उठी। मुझे कुछ नहीं हुआ है अरहान, तुम्हारे डैड ने बिला वजह तुम्हें परेशान कर दिया। उन्होंने खफगी से वहां खड़े शाहजल साहब को देखा। सिर्फ बीपी थोड़ा हाई हो गया था, जिसकी वजह से शौहर साहब ने टर्की में बैठे बेटे को फोन करके बता दिया। महरीना बेगम की खफगी से देखने पर वो इत्मीनान से कंधे उचका गए। अगर बीवी की तबीयत खराबी का बेटे को नहीं बताते तो बेटे ने सख्त खफा हो जाना था, और बेटे की निस्बत बीवी को मनाना ज्यादा आसान था। इसलिए वो आराम से बैठे अपनी बीवी का खुद से खफा खफा रवैया देख रहे थे। शाहजल साहब की कम उम्री में ही उनकी दादी इन्हें पढ़ाई की गर्ज से पाकिस्तान से दूर भेज चुकी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई टर्की में ही मुकम्मल की थी और अपने बिजनेस की शुरुआत भी वहीं से की थी। शादी, अरहान की पैदाइश और कुछ खास मौक़ों पर ही वो पाकिस्तान घर वालों से मिलने आए थे। बाकी रहते वो अपनी बीवी और बेटे के साथ इस्तांबुल में ही थे। लेकिन अरहान जवानी में कदम रखने के बाद पहली बार पाकिस्तान आया था, वो भी अपनी माँ की वजह से। शाहजल साहब अपनी दादी की तबीयत खराबी के बाइस अपनी बेगम के साथ यहाँ पर उनसे मिलने आए थे, लेकिन फिर अचानक महरीना बेगम की तबीयत खराबी पर वो अच्छे खासे परेशान हो गए और इसलिए उन्होंने
अरहान को कॉल मिला दी, जो उनकी कॉल सुनते ही अर्जेंट फ्लाइट के साथ कुछ चंद घंटों में ही हॉस्पिटल में मौजूद था। डैड से नाराज मत हो मॉम, वैसे भी कहीं ना कहीं से मुझे इस बात का इल्म हो ही जाना था। बेहतर नहीं है, डैड ने खुद बता दिया। उनके हाथ पर अपने लब रखकर उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब ठीक हूँ, तुम ऐसा करो घर जाकर आराम कर लो, बाकी सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं, मैं बस आपको देखने आया था, कुछ घंटों बाद मेरी वापसी है, तब तक होटल में स्टे करूंगा। उसकी बात सुनकर इससे पहले वो कुछ कहती, मोबाइल पर आती जरूरी कॉल सुनने वो बाहर चला गया। मोबाइल पर आती कॉल कट चुकी थी, इसलिए रूम से बाहर निकलकर वो कॉल मिलाने लगा। जब बाहर निकलते ही उसकी टक्कर एक नाजुक वजूद से हुई। सॉरी, नरम सी आवाज उसके कानों में पड़ी। इट्स ओके। जमीन पर गिरा अपना मोबाइल उठाकर उसने सर उठाया और सामने खड़े वजूद पर नजरें पड़ते ही दिल जैसे अपनी जगह पर रुक सा गया। ब्राउन कलर की शर्ट और कैपरी पहने, साथ लाइट ब्राउन कलर का शिफॉन का दुपट्टा ओढ़े वो मासूम गुड़िया उसके दिल को तेज तेज धड़काने का सबब बन रही थी। वो दिखने में ही काफी कम उम्र लग रही थी, ऊपर से चेहरे पर बिखरी मासूमियत, नरमो गुदास गुलाबी लब और सफेद और गुलाबी रंगत। कौन कमबख्त इस मासूम गुड़िया पर दिल ना हार बैठता। आई एम सॉरी भाई, शायद उसने अरहान का इट्स ओके नहीं सुना था, तभी दोबारा माजरत कर रही थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी बिखरी पड़ी थी, क्योंकि अरहान के मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद क्रैक वो देख चुकी थी। मिराल की आवाज पर वो चौंका। वो तेज से कदम उठाती उसके करीब से गुजरकर वहां से जा रही थी, लेकिन वो अपनी जगह ही जमा खड़ा था। अरहान ने मुड़कर उसकी पुश्त को देखा और नजरों से ओझल होने तक उसे देखता रहा। मिराल के जाने पर उसने अपने जहन को वापस उसी जानिब लगाया जिस काम के लिए वो बाहर आया था। लेकिन किस काम के लिए आया था? दफ्तन उसकी नजर जमीन पर गिरे लॉकेट पर गई, जिसे उठाकर वो गौर से देखने लगा। एम और ए। वो समझ नहीं सका कि इन दो हरूफों का मतलब क्या था। उसने वापस मुड़कर इस रास्ते को देखा जहां से मिराल गई और इस लॉकेट को अपनी जेब में डालकर वापस कमरे में चला गया। धड़कनें धीरे धीरे अपनी रफ्तार पर वापस आने लगी, लेकिन जहन उसी के ख्यालों में गुम था। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे साथ हुई वो चंद लम्हों की मुलाकात मुझे तुम्हारे लिए इस कदर पागल कर देगी कि मुझे तुमसे इश्क हो जाएगा। मैं दीवाना हूँ तुम्हारा मिराल। मैं अरहान लाशारी हूँ, जो मिराल लाशारी के लिए पागल है, और इस बात का इकरार मैं भरी दुनिया में चीख चीख कर सकता हूँ। बेयकीनी की कैफियत में वो उसकी हर बात सुन रही थी। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया, हर नमाज के बाद तुमसे मिलने की तमन्ना की। अक्सर सुना था तहज्जुद में दुआएं कभी रद्द नहीं होती, इसलिए हर रोज तहज्जुद में उठकर तुम्हें रब से मांगा करता था, सिर्फ इस यकीन के साथ कि कभी तो खुदा मेरी पाक मोहब्बत पर भी कुन कह देगा। और देखो, आज तुम मेरे सामने खड़ी हो, किसी मौजज़े की सूरत। उसने बेख्तियार मिराल के आंसू से भीगा चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे सामने अपने एहसासात किस तरह बयान करूं, कैसे तुम्हें अपनी एक एक पल की तड़प दिखाऊं, कैसे बताऊं कि इन 3 सालों में तुम्हें मैंने कितना ढूंढा है, तुम्हारे मिलने की कितनी दुआएं की हैं। शल होते दिमाग के साथ वो उसकी हर बात सुन रही थी। उसे तो हमेशा यही लगता था कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो सामने वाले को उसकी तरफ मुतवज्जो करे, लेकिन यहाँ तो वो शख्स उसकी एक झलक देखकर ही उससे इश्क कर बैठा था। उसे लगता था उसके पास कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर वो अरहान लाशारी से पूछती तो वो उसकी तारीफ में पूरी किताब लिख देता। अगर ऐसा ही था तो आप खुर्रम आपी से शादी क्यों कर रहे थे? तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे दिल पर कब्जा किया, और तुम ही वो आखिरी लड़की रहोगी जिसका मेरे दिल में हमेशा बसेरा रहेगा। खुर्रम से मंगनी मैं सिर्फ मॉम की ख्वाहिश पर कर रहा था। मैंने उसके साथ वफादार रहने का वादा किया था, लेकिन ये भी सच था कि अगर मेरी शादी खुर्रम से हो जाती तब भी मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुमने ही रहना था। जब मैंने तुम्हें पहली बार शाह हवेली में देखा था तो मुझे ये सब एक ख्वाब लग रहा था। मुझे लग रहा था किस्मत ने मेरे साथ कोई खेल खेला है। मैं खुर्रम से निकाह सिर्फ अपनी माँ की ख्वाहिश और अपने बाप की खातिर कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि सालों बाद जो बहन का रिश्ता इन्हें मिला है वो मेरी वजह से खराब हो जाए। मैंने हर मामला अपने खुदा पर छोड़ दिया था, और देखो फिर खुदा ने कैसे तुम्हें मुझसे मिला दिया। अपनी भीगी आंखों से वो अरहान को देख रही थी, जिसकी आंखें इस वक्त खुद नम थी और चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। जानती हो, तुम्हारा ये लॉकेट देखकर मैं बस यही बात सोचता था कि इन दो हर्फों का क्या मतलब होगा, तुम्हारा नाम क्या होगा। और जब तुम्हारा नाम पता चला तो मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि इस ए और एम का मतलब मैंने मिराल और अरहान तस्वुर किया था। हर इंसान की अपनी सोच होती है। उसने ये हर्फ अपनी खुशी के लिए लिखवाए थे, मिराल और अजमेर। लोगों को लगता था कि इन हर्फों का मतलब अहान और मिराल था, जबकि अरहान इन हरूफों को देखकर इसलिए खुश हुआ था क्योंकि उसका मतलब उसने मिराल और अरहान तस्वुर किया था। पूरम एक बहुत अच्छी लड़की है, वो किसी भी लड़के की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वो मेरी ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मेरी मलका ये दिल तो तुम हो मिराल, और तुम मेरी ज़िंदगी में हुआ एक मौजज़ा हो। उसके सामने खड़ा शख्स मौजज़ों की बात कर रहा था। मौजज़ों पर तो उसे भी यकीन था, और वो यही सोचती थी कि कभी तो कोई मौज़ा होगा और अजमेर शाह उसका हो जाएगा। लेकिन आज समझ में आ रहा था कि उसकी इतनी दुआओं के बावजूद भी अजमेर शाह उसे क्यों नहीं मिला था, क्योंकि उसके नसीब में तो पहले से ही कोई और शख्स लिख दिया गया था। वो 3 सालों से उसे अपनी दुआओं में मांग रहा था, जबकि मिराल अजमेर को कम उम्री में ही अपनी दुआओं का हिस्सा बना चुकी थी। लेकिन अब समझ आ रहा था कि उसे
अजमीर शाह क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसे तो खुद अपनी दुआओं में मांग रहा था और अरहान लाशारी की दुआ में मिराल लाशारी से ज्यादा शिद्दत थी। तभी तो मिराल को उसके नसीब में डाल दिया गया था। सोचों में गुम उसे अपने माथे पर अरहान का लम्स महसूस हुआ, जिसे महसूस करके उसने अपनी आंखें सुकून से मूंद ली। अरहान ने नरमी से उसके नाजुक वजूद को अपने सीने से लगाया। मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारा नाम लेती है, तुम वो हो मिराल जिसके बगैर अरहान लाशारी अधूरा है। भारी होती आंखों के साथ वो उसकी हर बात सुनती दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। चाहना एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन चाहे जाना इससे ज्यादा खूबसूरत एहसास होता है, और इस वक्त वो खुद भी इसी खूबसूरत एहसास के जेरे असर थी। भारी होती आंखों के साथ वो चंद लम्हों में ही उसके सीने पर सरक के सुकून से सो गई। वो उसका महरम था, जिसकी बाहों में उसे इस वक्त बेपनाह सुकून मिल रहा था। असलम यार खान, बच्चों जैसी बातें मत करो। उसकी बात सुनते ही असीरम ने संजीदगी से कहा। नूर अभी भी शाह हवेली में ही थी। असीरम तो वहां सिर्फ इस दिन जाता था जिस दिन कोई फंक्शन होता। अलबत्ता आज की तकरीब के बाद असफंगार भी उसके साथ ही आ गया था, और उसकी वापसी की वजह भी असीरम जल्द ही समझ गया जब उसने असफंगार की बात सुनी। बाबा, शादी करना बच्चों जैसी बात होती है। नहीं, लेकिन जिससे शादी तुम करना चाह रहे हो ना, वो खुद एक बच्ची है। वो बच्ची नहीं है बाबा, लेकिन जहनी तौर पर वो एक बच्ची ही है। असफन, मैं ख्याल रखूंगा ना उसका, मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा बाबा। बस आप मामू से बात करें। उसकी बेताबी देखकर असीरम के चेहरे की संजीदगी मजीद बढ़ी। अशफन, मैं शामिर से बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी एक बात का सच सच जवाब देना। आज आखिरी बार तुमसे ये बात पूछ रहा था। जी बाबा कहें। उसने ताबेदारी से सर हिलाया। जिस दिन आइजल का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन घर में कोई मुलाजिम नहीं था। तुमने कहा था तुम घर पर थे। आइजल भी घर पर आई थी, लेकिन सीसीटीवी में मुझे तुम दोनों सिर्फ एक से दो बार ही दिखे। तुम आइजल के एक्सीडेंट के बाद से बिल्कुल बदल गए थे। तुम एब्रॉड नहीं जाना चाहते थे, पर तुम राजी हो गए। वापस नहीं आना चाहते थे, नूर की जिद पर आए हो, और अब आइजल से शादी करना चाहते हो। इस सब का मैं क्या मतलब निकालूं? कुछ मतलब नहीं निकलता इन बातों का। मैंने आपको सारी बात बता दी थी, वही सच है। नजरें झुकाए उसने हल्की आवाज में कहा। बाप से झूठ बोलना उसके लिए हमेशा से मुश्किल था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ असमन। बात मैंने आज आखिरी बार पूछी थी, और यकीन है तुमने जवाब भी सच ही दिया होगा। लेकिन याद रखो असफन यार खान, जिस दिन मुझे पता चला कि आइजल की इस हालत के पीछे तुम्हारा कोई हाथ है, उस दिन तुमसे अपना हर ताल्लुक खत्म कर लूंगा। हाथों की उंगलियां आपस में पेवस्त किए वो अपने बाप का सख्त लहजा देख रहा था। असफंगार के साथ ऐसे लहजे में वो पहली बार बात कर रहा था और आखिरी बार उसे समझा रहा था। वो असफंगार खान था, अपने बाप का लाडला, लेकिन जिस दिन उसके बाप को हकीकत का इल्म होना था, उस दिन यकीनन उसने बिना कोई लिहाज किए उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देना था। पूरम का नाजुक वजूद अपनी बाहों में उठाए वो घर में दाखिल हुआ। सारे सफर में वो जागती रही थी, लेकिन गाड़ी में बैठते ही नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, और उसकी नींद खराब ना हो इसलिए इर्तजा उसे बिना जगाए अपनी बाहों में उठाकर ही ले आया। अपने कमरे में दाखिल होकर उसने हुरम को बेड पर लेटाया। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। आज वो पूरे हक से उसके कमरे में लेटी थी, बिल्कुल वैसे जैसे इर्तजा ने हमेशा चाहा था। उसके बाल को कान के पीछे करके वो उसके नरम गाल को अपनी उंगलियों से छूने लगा। जब उसके लम्स पर वो कसमसा उठी, अपने लम्स पर उसे कसमसाते देखकर इर्तजा आयशा से बेड से उठ खड़ा हुआ। वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए एक नज़र उस पर डालकर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल कर चला गया। कमरे से बाहर निकलते उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला जो कब से वाइब्रेट हो रहा था। हमजा की कॉल देखकर उसने मुस्कुराते हुए कॉल पिक कर ली। अपनी वापसी की तारीख वो उसे पहले ही बता चुका था। यकीनन इस कॉल का मतलब भी उसकी खैरियत दरियाफ्त करना ही था। तुम वापस आ गए? दूसरी जानिब से कॉल उठाते ही उसने पूछा। हाँ, बाकी सब भी आए हैं। हमजा की बात का मतलब समझकर वो हल्का सा हंसा। नहीं, सिर्फ मैं और हूर आए हैं, बाकी सब कुछ दिनों तक आएंगे। इर्तजा की बात सुनकर वो अच्छा खासा बदमजा हुआ। तुम्हारी भतीजी प्लस बीवी कैसी है? उसके कहने पर इर्तजा के माथे पर बल पड़े। हमजा, अच्छा यार भूल जाओ, मैंने कुछ कहा था, फिर कल मिल रहे हो। 2 घंटे बाद मिलते हैं। वैसे भी पाकिस्तान जाने की वजह से अब बहुत से काम अधूरे पड़े हैं, वो भी मुकम्मल करने हैं। चंद मिनट मजीद बात करके उसने अल्लाह हाफिज कहकर कॉल काट दी और फ्रेश होने चला गया। नींद से मुकम्मल बेदार होते ही वो झटके से उठी। निगाहों ने बेसाख्ता अरहान को ढूंढना चाहा। उसे जहां तक याद था रात को वो खड़े खड़े उसकी बाहों में ही सो गई थी। उसके बाद इस बेड तक यकीनन अरहान ही उसे लाया होगा। उसका रात को कहा गया एक एक लफ्ज मिराल के जहन में घूमने लगा। बेअख्तियार लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आंखें मूंद कर उसने दिल में अपने खुदा का शुक्र अदा किया। हम तो अपने लिए बेहतर मांगते हैं, लेकिन खुदा हमें बेहतरीन से नवाजता है। उसे भी बेहतरीन से नवाजा गया था, और इस बात पर वो खुदा का जितना शुक्र अदा करती कम था। दरवाजा नॉक होने की आवाज पर वो चौंकी। आ जाए। कैसा है मेरा बेटा? महरीना बेगम ने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए उसे देखा। दो मुलाजमा हाथों में सामान पकड़े उनके पीछे ही कमरे में दाखिल हुई। महरीना बेगम को देखते ही वो शर्मिंदा हुई। उफ, क्या सोच रही होंगी वो कि बहू बेगम अभी तक कमरे में आराम कर रही हैं।
उसने घड़ी की तरफ देखते हुए सोचा, जो 10 बजा रही थी। वो फजर के वक्त ही उठ जाती थी, लेकिन आज वो देर से उठी थी, जिसकी वजह से फजर की नमाज भी कज़ा हो चुकी थी। सॉरी, वो मुझे वक्त का पता ही नहीं चला, वरना मैं इतनी देर तक नहीं सोती हूँ। इन्हें देखते ही वो वजाहत देने लगी, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराए। ये तुम्हारा अपना घर है, जैसे देर चाहे रहो, शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं। मैं तो बस तुम्हारा सामान रखने आई थी। आज वलीमा है ना, तो ये सारा सामान तुम्हारे लिए है। तुम खुद देख लो, अगर कोई चीज़ ठीक ना लगे तो मुझे बता देना, मैं चेंज करवा दूंगी। अब उठो, शाबाश, तुम्हारा नाश्ता मैं कमरे में ही भिजवा देती हूँ। उसका नरम गाल छूते हुए वो प्यार से बोली और कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद वो अपनी जगह से उठी और सोफे पर तरतीब से रखा वो सामान देखने लगी। उसने बैग में हैंग किया हुआ ब्राइडल ड्रेस उठाया। बेबी पिंक कलर की वो ब्राइडल मैक्सी बेहद हसीन थी। उसके साथ ही मैचिंग हील्स और नाजुक सी ज्वेलरी रखी हुई थी। दिलकश मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। आज वो दिल से सजना चाहती थी अपने महरम के लिए। नींद से जागते ही उसने भरपूर तरीके से अंगड़ाई ली। जब नजर कमरे की तरफ उठी, उसे पता था वो इर्तजा के घर में है, लेकिन ये उसका कमरा नहीं था। थोड़ा गौर करने पर अंदाजा हो गया कि वो इर्तजा का कमरा था। गुस्से से वो बेड से उठी। जब नजर बेड की दीवार पर लगी फ्रेम शुदा तस्वीरों पर गई, वहां मुख्तलिफ साइज के फ्रेम्स में तस्वीरें लगी हुई थी, उसकी और इर्तजा के बचपन से लेकर अब तक के हर खूबसूरत लम्हात की। उसने ये कब किया, खुरम को अंदाजा नहीं था, लेकिन ये चीज इस वक्त उसे सख्त जहर लग रही थी। उसने गुस्से में आकर 2-3 फ्रेम जमीन पर फेंक कर तोड़ दिए और हमेशा की तरह इर्तजा का गुस्सा उसके बेडरूम पर दिखाने लगी। इस काम से फारिग होकर वो वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई, बिना ये सोचे कि इस सब के बाद इर्तजा का रिएक्शन क्या होना था। यकदम हर तरफ फैलता अंधेरा सबको खामोश करवा चुका था। पूरे हॉल में अब अंधेरे के साथ साथ खामोशी का राज था। जब गाने की मध्यम सी आवाज इस जगह पर बजना शुरू हुई और साथ ही अंधेरे हॉल में स्पॉटलाइट्स की रोशनी हुई, अंधेरे हॉल में वो सफेद रोशनी सिर्फ रैंप पर खड़े मिराल और अरहान पर थी। पूरे हॉल में वो वाही जगह थी जो रोशन थी, और वहां खड़े वो दोनों अफराद इस सफेद रोशनी में एक साथ खड़े बेइंतहा प्यारे लग रहे थे। तू ही मेरी है सारी जमी, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं। चेहरे का रुख मोड़कर उसने गहरी नजरों से अपनी दुल्हन को देखा, जो पिंक कलर की मैक्सी में बेइंतहा हसीन लग रही थी। हाइलाइटर के बाईस गाल चमक रहे थे, ऊपर से चेहरे पर पड़ती रोशनी उसके चेहरे को मजीद चमका रही थी। उसने खुद ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना हुआ था, साथ ही ब्लैक वेस्ट कोट पहने उसने ब्लैक टाई लगा रखी थी। आज मिराल को वो बहुत प्यारा लग रहा था, या शायद वो पहली बार उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। होले से मुस्कुराते हुए अरहान ने उसका हिनाई हाथ अपने मजबूत हाथ में थामा और उसके साथ कदम आगे की तरफ उठाने लगा। अपने एक हाथ से मैक्सी संभालती और दूसरा हाथ अरहान के हाथ में थमाए वो काफी मुश्किलों से चल रही थी। ऊपर से जिस चीज से इस वक्त उसे सबसे ज्यादा चिढ़ हो रही थी, वो थी पाँव में पहने हील, जिसके बाइस ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, और दूसरा लोगों की नजरें। इस अंधेरे में भी वो जानती थी कि इस वक्त सब लोगों की नजरें इन दोनों पर ही टिकी होंगी। कुछ लोग आसपास खड़े इन दोनों की तस्वीरें और वीडियोस अपने मोबाइल में बना रहे थे। बात सुने, उसने तेज आवाज में अपने बराबर खड़े अरहान को पुकारा, क्योंकि म्यूजिक की वजह से उसकी हल्की आवाज तो शायद अरहान के कानों तक ना पहुंचती। उसके पुकारने पर वो जी जान से फिदा हुआ। सामने खड़ा मूवी मेकर हर एंगल से उनकी तस्वीरें लेने में मसरूफ था। जी कहे, ये सब कब खत्म होगा, अभी तो ये सब शुरू हुआ है। अरहान ने उसके कान के करीब झुककर कहा और होले से उसके गाल पर अपने लब रख दिए। अरहान की इस हरकत पर वो पाँव के नाखून तक सुर्ख हो गई। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। उसका रोशन होता रूप वो गहरी नजरों से देखने लगा। ऐसे मत देखें। उसके मुसलसल देखने पर मिराल ने नजरें झुकाए कहा, आज तो ये नजरें लगाम नहीं डालने वाली हैं, क्योंकि मेरा इरादा तो आज बहुत कुछ देखने का है। उसकी सरगोशी पर इससे पहले मिराल कुछ कहती ऊपर से गिरती ग्लिटर ने इसे अपनी जगह पर साख्त कर दिया। सफेद रोशनी में वो ग्लिटर इस वक्त किसी बर्फ की तरह नुमाया हो रही थी, जिसे वो मबहूत होकर देख रही थी। उसने अपना हाथ फैलाया और ऐसा करने से ग्लिटर उसके हाथ पर गिरकर उसके हाथ को चमकाने का सबब बनी। वो बच्चों की तरह खिलखिलाई और अरहान बस उसकी खिलखिलाहट देखता रह गया। उसकी खिलखिलाहट सुनते ही दिल में जैसे ढेरों सुकून मिला था। क्या कोई मंजर इससे ज्यादा हसीन हो सकता था? अरहान लाशारी के लिए तो नहीं, उसके लिए तो यही मंजर दुनिया का हसीन तरीन मंजर था। हर पल ये तेरा नाम ले, लेकिन तुम्हारे इस हंसी के बावजूद भी मैं जानता हूँ तुम्हें कहीं तकलीफ हो रही है। बताओ, थोड़ी देर पहले इतना अनकंफर्टेबल क्यों थी? मेरे पैर में शदीद चोट लग गई है। दरअसल मैंने आज तक हाई हील्स नहीं पहनी है, इसलिए चलने में भी मुश्किल हो रही है, उसे मुंह बसोर कर कहा, जिस पर अरहान ने मुस्कुराते हुए उसे झुककर अपनी बाहों में उठा लिया। तुम मिले तो अब क्या है कमी, तुम मिले तो दुनिया मिल गई, तुम मिले तो मिल गया आसरा। उसकी इस हरकत पर शर्मो हया के बाइस मिराल के गाल दहकने लगे। वो सबके सामने कुछ ऐसा करेगा उसे अंदाजा नहीं था। उसने निगाहों का रुख सामने की तरफ किया
जहाँ शांजे और आयरा खड़े उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उसे शर्म महसूस हुई। वो सब पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। शर्म से सुर्ख होते उसने अपना चेहरा अरहान के कोट में छुपा लिया। मिराल की सरकत पर वो हंसते हुए उसे स्टेज की तरफ ले गया। स्टेज पर पहुंचकर उसने मिराल को वहां रखे स्टाइलिश सोफों पर बिठाया और उसके पांव देखने लगा जहां हील पहनने की वजह से छोटे छोटे जख्म हो रहे थे। मिराल क्या जरूरत थी हील पहनने की, कवि से कहते वो उठकर वहां से चला गया। उसके जाने पर मिराल ने उदासी से अपना सर झुका लिया। पहला ख्याल यही आया कि वो उसकी हील पहनने की वजह से नाराज हो गया था। सर झुकाए वो उदास सी बैठी हुई थी जब थोड़ी देर बाद अरहान की खुशबू उसकी नाक से टकराई और इससे पहले वो सर उठाकर देखती वो उसके कदमों में बैठकर उसकी पहनी हुई हील्स उतारने लगा। अरहान, ये क्या कर रहे हैं, उठे यहाँ से। उसने अपने पैर पीछे करने चाहे जिन्हें अरहान ने अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया। दिख नहीं रहा तुम्हारी चोट पर मरहम रख रहा हूँ। ट्यूब खोलकर वो उसके जख्मों पर लगाने लगा जो उसने अर्जेंटली थोड़े फासले पर मौजूद मेडिकल स्टोर से मंगवाई थी। अरहान उठे, यहाँ से लोग देख रहे हैं। उसके कंधे पर हाथ रखकर वो उसे उठाने लगी लेकिन उसके नाजुक हाथों के जोर से कौन सा उसने उठ जाना था। उसे मिराल के कदमों में बैठा देखकर कुछ लोग हंसत से तो कुछ रश्क से देख रहे थे तो कुछ उसे बीवी का गुलाम कह रहे थे, लेकिन अरहान लाशारी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अजीब मगर दिलकश सा मंजर था। वो पहला दूल्हा था जो भरी महफिल में अपनी दुल्हन के कदमों में बैठा उसके जख्मों पर मरहम रख रहा था। अरहान, उसने फिर पुकारा और इस बार वो उठ खड़ा हुआ क्योंकि अपना काम वो कर चुका था। ये हील्स मत पहनना, तुम्हारे लिए मैंने दूसरी सैंडल्स मंगवाई हैं। जब वो आए तो वो पहन लेना। वैसे तुम्हारा साइज क्या है? किसका? उसने घबरा कर पूछा और उसकी बात पर अरहान ने कहका लगाया, मिराल, इस वक्त मैं तुमसे किस चीज़ का साइज पूछूंगा। उसके कहने पर वो शर्मिंदा होती नजरें झुका गई। उसके झुके सर को देखते अरहान ने झुककर उसके सर पर अपने लब रखे और उठकर वहां से चला गया। कैसा है मेरा बच्चा? कैसी लग रही हूँ आपको? उसकी बात पर शाम से दिल खोलकर हंसी। बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें पता है मिराल, हम सब तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थे, खास तौर पर बाबा साईं। उन्होंने कहीं ना कहीं ये डर था कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अरहान तुम्हारे साथ कोई गलत रवैया ना रख रहा था। दादा साईं से कहीं कि मेरी फिक्र ना करें, बल्कि मुझे तो इनका शुक्र गुजार होना चाहिए। इनकी वजह से मेरी जिंदगी जैसे संवर गई है। अम्मा साईं, दादा साईं की वजह से ही तो ये एहसास हुआ कि मैं भी किसी के लिए खास हूँ। आज जो कुछ मैंने देखा है उसके बाद मुझे मज़ीद तुमसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस दुआ है कि तुम अरहान के साथ हमेशा ऐसे ही खुश रहो। उसने मिराल को अपने साथ लगाया जिस पर वो मुस्कुराई। नज़र सामने की तरफ गई जहां अजमीर और मन्नत बहस कर रहे थे। आज दिल ने ये शिकवा नहीं किया था कि उसे अजमीर शाह क्यों नहीं मिला, क्योंकि अजमीर मन्नत के लिए बेहतरीन था और उसे ही मिलना था, लेकिन उसके लिए अरहान लाशारी बेहतरीन था। इसलिए उसे अरहान जैसे खूबसूरत हमसफ़र से नवाजा गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने आलिशा कमरे को देखा। निकाह वाले दिन भी वो कमरा सजा हुआ था, लेकिन आज उसकी सजावट उस दिन से मुख्तलिफ थी। सफ़ेद और गुलाब के फूल तरतीब से जगह जगह पर फैलाए हुए थे। कैंडल्स की खुशबू ने पूरे कमरे को खुशबूदार बनाया हुआ था। गहरा सांस लेती वो सोफे पर जाकर बैठ गई। जब थोड़ी देर बाद अरहान कमरे में दाखिल हुआ और उसे देखते ही वो जल्दी से उठी। मिराल की सरकत पर वो बेसाख्ता हंसा और कदम ब कदम चलता उसके करीब आया। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी। क्या नहीं करना था? उसने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल करना था। उसने कोट में रखा छोटा सा बॉक्स निकाला और उसमें से सिल्वर कलर का नाजुक सा ब्रेसलेट निकालकर मिराल का हाथ थाम लिया। उसकी नाजुक कलाई में वो खूबसूरत ब्रेसलेट पहनाकर अरहान ने उसके ब्रेसलेट पर अपने लब रखे। कैसा है? मिराल गौर से इस ब्रेसलेट को देखने लगी जिसमें डायमंड के दो मोती लगे हुए थे। वो बेहद खूबसूरत था और मिराल की नाजुक कलाई पर मजीद खूबसूरत लग रहा था। बहुत प्यारा है। प्यारा तो होगा तुम्हारा तसव्वुर करके जो लिया था। उसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करके उसने मिराल को अपने नज़दीक कर लिया। तो फिर क्या ख्याल है? उसकी लो देती नज़रों पर मिराल अपनी नज़रें झुका गई। आपको कुछ बताना था। मैं तो तुम्हें सुनने के लिए बेताब हूँ, पर तुम कुछ कहती कब हो? उसके गाल को अपने हाथ की पूंछ से सहलाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी से मोहब्बत करती थी अरहान, और मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बाद में कभी आपको इस चीज़ का पता चले तो हमारे रिश्ते में कोई इख्तलाफ पैदा हो, इसलिए आज ही सारी बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ। उसने अपनी बात कहना शुरू की जब अरहान ने उसके हिलते लबों पर अपनी उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया। कल क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं जानना। तुम किसी से मोहब्बत करती थी, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हारा माजी था। उसे भूलकर अब अपने हाल और मुस्तकबिल पर ध्यान दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में अब सिर्फ मैं रहूँ, तुम्हारी सांसों पर सिर्फ मेरा अख्तियार हो, तुम्हारे वजूद की एक एक हिस्से पर सिर्फ मेरा जनूनी लम्स हो। तुम्हारा माजी क्या था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाल और मुस्तकबिल में तुम सिर्फ मेरे साथ वफादार रहना। मेरे अलावा और किसी मर्द का नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। बाबा साईं का भी नहीं? उसने मासूमियत से पूछा। नहीं, वैसे भी इन्हें तुम बाबा साईं बुलाती हो, लेकिन इर्तज़ा को तो मैं नाम से बुलाती हूँ। अच्छा ठीक है, उसे नाम के साथ ही पुकार लेना।
और बस मिराल, मज़ीद इस टॉपिक को मत छेड़ो। जो मैं कहना चाहता था वो तुम बहुत अच्छे से समझ गई हो। उसके झुंझलाकर कहने पर वो शरारत से हँसी। जी, मैं बहुत अच्छे से समझ गई कि मुझे सिर्फ़ आपको नाम से बुलाना है। तो बुलाओ ना मुझे नाम से। मैंने कभी तुम्हारे इन खूबसूरत लबों से अपना नाम नहीं सुना। उसने नज़रें मिराल के लबों पर टिकाकर कहा, ऐसे मत कहें, मैं आपका नाम लेती थी। बिल्कुल भाई के साथ तुम मुझे मुखातिब करती थी और तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुम्हारी ज़ुबान से अपने लिए भाई का लफ्ज़ सुनकर मैं ज़ब्त के किन मरहलों पर होता था। लेकिन तब आप मेरे भाई जैसे थे इसलिए मैं भाई ही बुलाती ना। अब तो नहीं हूँ ना, अब मेरा नाम ले लो। उसका चेहरा अपने बेइंतहा करीब किए अरहान ने बेताबी से कहा, अरहान, उसने धीमे से कहा और अरहान लाशारी को इस वक्त अपना नाम दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम लगा। फिर से कहो अरहान, बस तुम कहती रहो और मैं सुनता रहूं। अरहान, मेरी एक बात मानेंगे? हुक्म करो जाने अरहान, मेरे साथ शुक्राना अदा करेंगे। बिल्कुल, इस पल का तो मैंने कब से इंतजार किया है। दिलकश मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रक्स करने लगी। वो दोनों इस वक्त इसी लिबास में मलबूस थे, बस फर्क ये था कि अरहान के पास उसका कोट नहीं था और मिराल अपनी ज्वेलरी और मेकअप साफ कर चुकी थी। दुआ मांगकर उसने चेहरे पर हाथ फेरे और अपने से थोड़े फासले पर बैठी मिराल को देखा, जो अपने दोनों हाथ उठाए दुआ मांग रही थी। गुलाबी लब होले होले हिलकर अरहान को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे थे। मिराल की दुआ मांगते ही वो अपनी जगह से उठा और अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाकर उसे भी अपने साथ खड़ा कर लिया। अब मुझे इजाजत है। नजरें उठाकर उसने अरहान को देखा। वो कैसे इस शख्स को इजाजत नहीं देती जो 3 सालों से उसके लिए तड़प रहा था। इजाजत है। उसके सीने पर सर रखकर मिराल ने धीमी आवाज में कहा, मिराल, मुझसे किसी नरमी की उम्मीद ना रखो। तुम्हारे मामले में मैं किस कदर जुनूनी हूँ इसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। सह लोगी तुम मेरा जुनून? उसके सीने से अपना सर उठाकर वो उसकी उठती गिरती पलकों का रक्स देखने लगा। अपने इस नाजुक वजूद पर मेरी शिद्दतें झेल लोगी? उसकी बात के जवाब में बिना कुछ कहे वो वापस उसके सीने से लग गई और उसका इकरार पाते ही अरहान ने उसे झटके से दीवार से लगाया और शिद्दत से उसके लबों पर झुक गया। उसका शिद्दत भरा अंदाज मिराल को कपकपाने पर मजबूर कर गया। वो तो उसे अच्छा खासा नरम मिजाज इंसान समझती थी। उसे क्या मालूम था अंदर से वो इस तरह जुनूनी होगा। उसके लबों पर झुका वो उसकी रुकती सांसों की भी परवाह नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो खुद उसके सीने पर हाथ मारकर उसे खुद से दूर करने लगी। अरहान, लबों को आज़ादी मिलते ही वो फूली सांसों के साथ निढाल सी होती उसके सीने पर गिर गई। बोलो जाने अरहान, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। मेरे होते हुए क्यों डर लग रहा है? आपसे ही तो डर लग रहा है। उसकी कपकपाती आवाज पर वो दिलकशी से हंसा और उसके बालों में हाथ फंसाकर उसका चेहरा अपने सामने किया। डर तो लगना भी चाहिए। उसकी गर्दन पर झुककर वो जा बजा अपने लबों का लम्स उसकी गर्दन पर छोड़ने लगा। उसका शिद्दत से भरा लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करके वो नाजुक लड़की कांप उठी। उसकी गर्दन से चेहरा निकालकर अरहान ने लाइट्स ऑफ की और अगले ही पल उसकी मैक्सी उसके वजूद से अलग कर गया। अंधेरे के बावजूद भी इस हालत में मिराल शर्म से नजरें झुका गई। अगर उसका बस चलता तो खुद को अरहान की नजरों से कहीं दूर ले जाती और दूसरी तरफ मौजूद शख्स भी अच्छे से जानता था कि उसकी शर्मीली बीवी इस अंधेरे में शर्म हया के बाइस खिलता गुलाब बन चुकी होगी। मिराल को अपनी जानिब खींचकर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसका नाजुक वजूद बेड पर लिटाकर उसके ऊपर झुक गया। उसकी शाहरग पर अपने लब रखकर वो उसके कंधे पर अपना लम्स छोड़ने लगा। खामोश कमरे में गूंजती मिराल की गहरी सांसों की आवाज अरहान को मजीद पागल कर रही थी। शिद्दत से वो उसके दिल के मुकाम पर झुककर अपना दीवानगी भरा लम्स उसके ऊपर उतारने लगा। अरहान, उसने लड़खड़ाते हुए पुकारा। शायद उसकी हालत देखकर ही वो पीछे हट जाए, लेकिन आज अरहान का इससे दूर होने का कोई इरादा नहीं था। उसकी लड़खड़ाती आवाज पर अरहान ने झुककर उसके होंठों को अपनी कैद में ले लिया और अपना आप उसके वजूद की गहराइयों में उतारता चला गया। उसकी वापसी रात तक हुई थी। तेज तेज कदम उठाता वो अपने कमरे में गया और कमरा देखते ही माथे पर बल नमूदार हुए। फैला कमरा देखकर नहीं बल्कि हुनम की गैर मौजूदगी देखकर उसने जमीन पर गिरी तस्वीरें उठाकर साइड पर रखी और बूट से कांच के टुकड़ों को एक तरफ कर दिया। माथे पर बल डाले वो अपने कमरे से बाहर निकला और तेज तेज कदम उठाता हुरम के कमरे की तरफ गया। वो जो सोफे पर बैठी अपनी सोचों में गुम थी उसके आने पर चौंकी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं पहले भी यहीं रहती थी इर्तजा, लेकिन अब तुम्हारा कमरा वो है हूर जहाँ मैं रहता हूँ, इसलिए बिना बहस किए उठो और मेरे कमरे में चलो। आप हर बात में मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते इर्तजा। ना चाहते हुए भी वो चीख उठी। उसे चीखते देखकर इर्तजा उसके करीब आया और बाजू से खींचकर अपने करीब कर लिया। मैं कर सकता हूँ हूर, मैं कर सकता हूँ। हर मामले में मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता हूँ। इस घर में तुम मेरे साथ अकेली हो, कोई बचा सकता है तुम्हें यहाँ मुझसे? उसकी बात सुनते ही खौफ से हुरम उससे दूर होने लगी। ये बात अब तक उसके जहन में ही नहीं आई थी कि यहाँ वो इर्तजा के साथ अकेली थी। वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था और वो नाजुक जान उसे रोक भी नहीं सकती थी। छोड़े मुझे होर, अब ये छोड़ने वाली जिद खत्म कर दो। मैं तुम्हें 1 हफ्ता दे रहा हूँ। इस 1 हफ्ते में खुद को हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लो, क्योंकि फिर इसके बाद तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, मैं अपनी मर्जी करने से पीछे नहीं हटूंगा।
उसके बाल कान के पीछे करके इर्तजा ने सर्द लहजे में कहा और उसे खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। इर्तजा मेरा हाथ छोड़े। बेबसी से आंखों में आंसू निकल आए। काश इस वक्त वो हवेली में होती, जहां मदद के लिए वो किसी को पुकारती तो फौरन कोई ना कोई उसकी मदद के लिए आ जाता। लेकिन यहाँ कोई नहीं था, इसलिए अपनी मदद उसे खुद ही करनी थी। अपने कमरे में लाकर इर्तजा ने उसका हाथ छोड़ा। आखिर आप चाहते क्या हैं मुझसे? ये मेरी जिंदगी है और मेरा अपनी जिंदगी पर पूरा हक है। अगर आपको लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं कोर्ट में जाऊंगी, आप पर केस करूंगी। तुम मुझ पर केस करोगी हूर? वो तंजिया अंदाज में हंसा, लेकिन हुरम की अगली बात पर उसकी हंसी सिमटी। बल नमदार हुए। हाँ, मैं केस करूंगी, आप पर नहीं रहना मुझे आपके साथ, और ना मैं रहूंगी। हुरम के अल्फाज सुनते ही उसने गुस्से से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचकर उसका चेहरा अपने करीब किया और उसके लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में कैद कर लिया। इर्तजा की इस हरकत पर वो मचली। अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर हुरम ने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर वो मजीद शिद्दत से उसकी सांसें खुद में उतारने लगा। वो सालों का प्यासा था। आज जब उसका इश्क, उसका जुनून उसका महरम बनकर उसके सामने खड़ा था, तो वो कैसे ना अपनी प्यास बुझाता। उसकी रुकती सांसों की परवाह किए बगैर वो उसके लबों पर झुका हुआ था और उसकी इस हरकत पर हुरम निढाल सी हो चुकी थी। अब तो मजीद मज़ाहमत करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। अगर वो इस वक्त खड़ी थी तो सिर्फ इर्तजा के सहारे पर। मुमकिन था इर्तजा उसे छोड़ता तो वो ज़मीन बोस हो जाती। उसे अपना सांस बंद होता महसूस हो रहा था, लेकिन वो जुनूनी शख्स बिना उसकी परवाह किए अपने काम में मसरूफ था। अपनी बंद होती आंखों के साथ हुरम ने एक आखिरी कोशिश की और बिलाखिर इर्तजा आफिंदी को उसकी हालत पर रहम आ ही गया। तभी उसके लबों को आज़ाद करके उसे अपने सीने से लगा लिया। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी और उसे इस तरह देखकर इर्तजा को अपनी हरकत का एहसास हुआ। उसे कम से कम इस नाजुक जान का तो ख्याल करना चाहिए था। और उसने हुरम का चेहरा अपने सीने से हटाया जब वो किसी बेजान शय की तरह जमीन पर गिरने लगी, लेकिन उसके गिरने से पहले ही इर्तजा उसे कमर से थाम चुका था। हुर उसे अपनी बाहों में लिए इर्तजा ने बेड पर लेटाया और उसकी सांसें चेक करने लगा, जो अब नॉर्मल रफ्तार से चल रही थी। उसने सुकून भरा सांस लिया। यकदम चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट रक्सा हो गई। वो उसके किस से बेहोश हुई थी, सिर्फ किस से उसका ये हाल हो गया था, तो बाकी के अमल से उसका क्या हाल होना था। नींद से जागते ही उसकी पहली नजर अरहान पर पड़ी, जो खूबसूरती से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसे देखते ही मिराल के जहन में रात का हर मंजर चलने लगा। ऊपर से उसे शर्टलेस देखकर तो नजरें उठने से इनकारी हो चुकी थी। चेहरे पर लालियां बिखरने लगीं, जिसे वो बड़ी फुर्सत से देखने लगा। आप जाग गए? मैं सोया कब था, क्यों नहीं सोए? उसने नजरें झुकाकर पूछा, ताकि अपनी शिद्दतों के बाइस तुम्हारे चेहरे पर बिखरे ये रंग देख सकूं। उसकी कमर के गिर्द बाजू हाइड करके अरहान ने उसे अपने करीब किया, जो गर्दन तक कंबल डालकर लेटी हुई थी। अरहान, मुझे जाना है। खुद को उसके बेनतहा करीब पाकर मीराल ने जल्दी से कहा, ठीक है, जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, फिर साथ नीचे चलते हैं। उसने मुस्कुराहट दबाकर कहा, जबकि उसके कहने पर मीराल की घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। आप बाहर जाएं, मेरा कमरा है जान, मैं क्यों बाहर जाऊं? अरहान, प्लीज बाहर जाए ना। उसका रोंदू चेहरा देखकर अरहान ने कहका लगाया और कंबल समेत उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। उसने उसे अपनी बाहों में उठाए वो बाथरूम की तरफ ले गया और जमीन पर खड़ा करके उसे देखने लगा, जो अपना नाजुक वजूद मखमली कंबल में छुपाए मासूम गुड़िया लग रही थी। आप जाएं, मैं हेल्प कर रहा हूँ ना। नहीं, मैं कर लूंगी, प्लीज जाएं, पर मुझे फिर भी करनी है। कंबल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो शरारत से गोया हुआ। जब अरहान की इस हरकत को देखते हुए मिराल ने जल्दी से कहा, मेरी बात नहीं मानेंगे अरहान? उफ, कितना मान था लहजे में, कितना नरम लहजा था। प्यार से कहा गया एक जुमला अरहान लाशारी का दिल धड़का चुका था। वो क्यों ना मानता उसकी बात? वो तो जाने अरहान थी, जिसके लिए अरहान लाशारी की जान भी हाजिर थी। उल्टे कदमों से वो बाथरूम से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। उसके जाने पर मिराल ने अपना अटका सांस बहाल किया, लेकिन एक ख्याल आने पर सांस फिर अटक गया। उस कपड़े तो यहाँ थे ही नहीं। बात सुने, उसे गाड़ी से उतरते देखकर सालार ने कहा, जिस पर वो सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। मिराल का वलीमा अटेंड करने के बाद वो दोनों वापस खान विला में जा चुके थे, जिसके बाद अब पहले की तरह वही रूटीन होनी थी। सालार ने उसे यूनिवर्सिटी छोड़कर खुद अपनी यूनिवर्सिटी चले जाना था। क्या है? डॉक्टर साहब कहीं नजर आए तो इनसे दूर ही रहिएगा। अगर मैंने आपको उनके साथ देखा तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। जन्नत, उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए वो गाड़ी से उतरी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद करने पर सालार जान चुका था कि उसकी बात जन्नत को गुस्सा दिला चुकी है। लेकिन जन्नत के गुस्से से उसे आज तक फर्क पड़ा था जो अब पड़ता। टॉवल अपने गिर्द लपेटकर उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। खाली कमरा देखकर सुकून भरा सांस लिया। जल्दी से वार्डरोब के पास जाकर वो अपने कपड़े और जरूरी सामान निकालने लगी। जब कमरे का दरवाजा खुला और कमरे में दाखिल होता अरहान मबहूत होकर उसे देखता रह गया, जो दरवाजा खुलने की आवाज पर तेजी से अलमारी के पट बंद करती वापस बाथरूम में भाग गई। मिराल, होश में आते ही उसने पुकारा, लेकिन वो बाथरूम में जा चुकी थी। अरहान की नजर जमीन पर गिरे उसके पर्सनल सामान पर गई। लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई।
मिराल, तुम्हारा ज़रूरी सामान तो यहीं रह गया है, इसे तो ले जाओ, उसने तेज़ आवाज़ में कहा, जबकि बाथरूम में खड़ी मिराल उसकी बात पर सख्ती से अपनी आंखें मीच गई। उसे तो अब अरहान के सामने जाने का सोचकर ही शर्म आ रही थी। खैर, तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है और मेरी वापसी रात तक होगी, इसलिए 1 घंटा वहाँ खड़े-खड़े शर्माने में मत गुज़ार देना। बाहर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर उसने सुकून भरा साँस लिया। बार-बार नज़रें घड़ी पर दौड़ाती वो ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी। उसे पिक एंड ड्रॉप ज़्यादातर सालार ही करता था, लेकिन आज उसने देर से घर आना था, इसलिए उसे लेने ड्राइवर आ रहा था, जो अभी तक नहीं आया था। जन्नत पीछे से आती ज़ामियान की आवाज़ पर वो साख्त हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ज़ामियान अब उसे कभी मुखातिब करेगा। तुमसे कुछ बात करनी है। उसके सामने खड़ा होकर वो संजीदगी से कहने लगा। जन्नत ने गौर से उसका चेहरा देखा। व्हाइट शर्ट के साथ ब्राउन जीन्स पहने, बिखरे बालों के साथ वो जन्नत को काफ़ी मुख्तलिफ लगा। वरना ज़ामियान इस पूरी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा टीचर था जो हमेशा अपनी हर चीज़ तरतीब से रखता था, लेकिन आज उसका खुद का हुलिया बेतरतीब था। मुझे कोई बात नहीं करनी ज़ामियान सर। अब तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती हो। बात करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। उसे वहाँ से जाते देखकर वो उसके रास्ते में हाइल हुआ। कहें, यहाँ नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी ज़ामियान सर। जो बात कहनी है यहीं कहें। मेरी गाड़ी तक तो चल सकती हो। ड्राइवर आने वाला है। अगर सालार को पता चला कि मैं आपसे मिली हूँ तो वो बहुत गुस्सा करेगा। ड्राइवर को मैसेज करके मना कर दो, कोई बहाना बना दो, मुझे बस तुमसे कुछ बातें करनी है। उसके बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जामियान की बात पर चंद लम्हे सोचकर उसने अपना सर हिला दिया। उसके इकरार को देखते जामियान उसे अपने साथ लेकर अपनी गाड़ी की तरफ ले आया। यूनी से आते ही उसकी पहली नजर लाउंज में बैठी किताब पढ़ती नूर पर गई। आज उसे देर से आना था, लेकिन लास्ट क्लास फ्री होने के बायस वो जल्दी आ गया। क्या हाल है फूफो साईं? उसकी आवाज़ पर किताब पढ़ती नूर चौंकी। तुम्हें तो देर से नहीं आना था। जी बिल्कुल आना था, लेकिन फिर पता चला कि मेरी डिम्पल गर्ल मुझे याद कर रही है, तो मैं अपनी क्लास छोड़कर सीधा आपके पास आ गया। उसके कहने पर नूर ने हंसते उसके बाजू बाजू पर हल्का सा थप्पड़ मारा। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। जन्नत कहाँ है? वो अभी नहीं आई। क्या मतलब ड्राइवर लेने नहीं गया? नहीं, जन्नत का मैसेज आया था कि वो अपनी दोस्त के साथ है। जब आना होगा तो मैसेज करके बता देगी। कौन सी दोस्त? उसने संजीदगी से पूछा। चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। नाम तो नहीं पूछा मैंने, लापरवाही से कहते हुए वो वापस किताब खोलकर बैठ गई, जबकि सालार का जहन तो बस उसकी बातों में उलझ गया था। जावियान भी वहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि जन्नत की मौजूदगी में वो उससे बात करने की कोशिश ना करता? मुमकिन था कि जन्नत जावियान से बात ना कर रही हो, लेकिन जब तक उसे जन्नत को अपने सामने नहीं देख लेना था, तब तक उसे सुकून नहीं मिलना था। जामियान के हॉस्पिटल का नाम क्या है? उसकी बात पर नूर चौंकी। सालार, जामियान तुम्हें कहाँ से याद आ गया? यकीन से तो नहीं कह सकता, पर मेरा अंदाजा है कि जन्नत जामियान के साथ ही होगी। प्लीज़ मुझे नाम बताएं। सालार, जन्नत अब जामियान से क्यों मिलेगी? हाँ बिल्कुल, वो नहीं मिलेंगी। फिर भी फूफो साईं, आप मुझे नाम बताएं ताकि मैं अपनी तसल्ली कर लूँ। उसका जिद्दी अंदाज देखकर नूर ने उसे हॉस्पिटल का नाम बता दिया, जिसे सुनते ही वो उठकर वापस घर से बाहर चला गया। और उसे जाते देखकर नूर बस गहरा सांस लेकर रह गई। पता नहीं अब ये लड़का क्या करने वाला था। कहाँ हैं आप? सालार के पूछने पर उसने अपने बराबर बैठे जामियान को देखा। मैं दोस्त के साथ हूँ। जहाँ तक मुझे पता है जन्नत आपकी एक ही दोस्त है, और कल आपने ही तो फूफो साईं से कहा था कि वो 2 दिन के लिए कराची गई हैं। क्या मैंने कुछ गलत सुना था? सालार की बात सुनकर उसने जब से आंखें बंद कर ली। वो शख्स उसकी हर बात को इतना ध्यान से क्यों सुनता था? सालार, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। फिलहाल मैं कुछ काम कर रही हूँ, मुझे तंग मत करो। अपनी बात कहकर उसने खटाक से फोन बंद कर दिया। कहीं क्या कहना था आपको? मैं जानता हूँ तुम्हारी इस शादी में रजामंदी शामिल नहीं है। रजामंदी तो जब भी शामिल नहीं थी जब आपसे मेरी शादी हो रही थी, लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ किस तरह की जबरदस्ती भी नहीं की थी। अगर तुम उस वक्त शादी से इनकार कर देती तो मैं समझ जाता कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुमने हाँ कहा था। तुम खुश थी मेरे साथ रिश्ता जुड़ने पर, लेकिन सालार के साथ जुड़े इस रिश्ते पर तुम खुश नहीं हो। जावियान, आप आखिर चाहते क्या हैं? उसने तंग आकर पूछा। मैं तुम्हें चाहता हूँ जन्नत। उसका जवाब जन्नत को खामोश करा गया। तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ जन्नत। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम कोर्ट जाएंगे। सालार ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी की है। अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती हो तो कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। बस तुम हाँ कहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा इस रिश्ते से आज़ादी दिलाने में। उसका हाथ अपने हाथ में लिए वो उसके चेहरे को दिख रहा था, जहाँ तफक्कुर की लकीरें बिखरी पड़ी थी। मेरा साथ देंगे? बिल्कुल, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। उसे राजी होते देखकर जामियान ने जल्दी से कहा। जब उसका मोबाइल बजने लगा, जन्नत का हाथ छोड़कर उसने अपना मोबाइल उठाया, जहाँ हॉस्पिटल से कॉल आ रही थी। गहरा सांस लेकर उसने कॉल अटेंड की। डॉक्टर जामियान, इमरजेंसी है, आप जल्दी आ जाएं। बाकी डॉक्टर्स मर गए हैं? वो तेज धाड़ा, जिस पर साथ बैठी जन्नत ने सहम कर उसे देखा। डॉक्टर, मुझे तो आ रहा हूँ। उसकी कोई बात सुने बिना जावियान ने कॉल काट दी। क्या हुआ? हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। उसकी बात सुनकर जन्नत अपना सर हिलाती गाड़ी से उतरने लगी। जब डोर लॉक करके जावियान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जावियान, ये क्या हरकत है? गाड़ी रोके, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है जन्नत, और आज अपनी बात मुकम्मल किए बिना मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगा।
उसकी नम होती आंखों को नजरअंदाज करके उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रुकते ही वो उतरकर अंदर की तरफ चला गया। उसके बाहर निकलते ही जन्नत भी बाहर निकली। उसका इरादा अब खुद ही घर जाने का था, लेकिन वहां खड़ी गाड़ी देखकर वो चौंकी। वो सालार की गाड़ी थी। उसका नंबर प्लेट वो जानती थी। वो भला यहाँ क्या करने आया होगा? तेज कदमों से भागती वो अंदर गई, जहां जावियान खड़ा नर्स से कुछ पूछ रहा था। यहाँ तो कोई इमरजेंसी नहीं है। क्या मतलब? मैं रश ड्राइविंग करके यहाँ पर आया हूँ और मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि यहाँ कोई इमरजेंसी नहीं है। मुझे फोन किसने किया था? नर्स की बात सुनते ही वो बेकाबू होकर चीखा, तुम्हें फोन मैंने किया था डॉक्टर जी। सालार की आवाज पर जामियान के साथ साथ जन्नत ने भी चौंक कर अपना रुख उसकी तरफ किया, जहां वो व्हाइट शर्ट ब्लैक जींस के साथ दीवार से टेक लगाए खड़ा था। लोग पैसों की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, तुम्हें फोन करना कौन सी बड़ी बात थी? उसने हंसते हुए कहा और उसका हंसना जावियान को तपा गया। उसे खींचता हुआ वो एक खाली रूम में लेकर आया। हॉस्पिटल लोगों से भरा हुआ था। वो नहीं चाहता था सबके सामने कोई तमाशा लगे। जावियान की हरकत पर जन्नत भागते हुए उनके पीछे आई। क्या तमाशा? ये क्यों आए हो तुम यहाँ? यहाँ मैं किस लिए आऊंगा? हॉस्पिटल है, अपना इलाज करवाने आया हूँ। देखो मुझे कितनी गहरी चोट लगी है। उसने अपनी उंगली उसके सामने करते हुए कहा, जहां नाखून के जितना छोटा सा कट लगा हुआ था। अपनी ये बकवास बंद करो। मेरे हॉस्पिटल में आने का क्या मकसद है? तुम मेरी बीवी को अपने साथ लेकर जा सकते हो, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में भी नहीं आ सकता। उसने जावियान के पीछे खड़ी जन्नत को देखा, जो होंठ भींच कर उसे ही देख रही थी। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? इतनी मोहब्बत करते हो उससे तो छोड़ दो ना उसे। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जिसमें तुम अपनी मोहब्बत के लिए ही तकलीफ का बाइस बने हुए हो? उसकी बात सुनते ही सालार के माथे पर बल पड़े। दोनों के दरमियान मौजूद फासला मिटाकर वो उसके करीब आ खड़ा हुआ। किसने कहा कि मैं जन्नत से मोहब्बत करता हूँ? मैं तो जन्नत से इश्क करता हूँ। अगर वो मेरी मोहब्बत होती तो छोड़ भी देता, लेकिन इश्क फना तो हो सकता है और कुर्बानी नहीं दे सकता। इन दोनों का अंदाज देखकर जन्नत उनके दरमियान में आ खड़ी हुई, क्योंकि इन दोनों का हाल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर में ही एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। सालार चलो यहाँ से, ये हॉस्पिटल है, यहाँ तमाशा मत लगाओ। जन्नत की सख्त आवाज पर उसने जावियान से नजरें हटाकर उसे देखा। जन्नत, मैं कोई तमाशा लगाने थोड़ी आया था, मैं तो आपको लेने आया था। तुम मुझे यहाँ हॉस्पिटल में लेने आए थे। अब जाहिर सी बात है, मुझे क्या पता कि आप जामियान के साथ कहाँ होंगी, इसलिए ये सब करना पड़ा। आप मुझे मिल चुकी हैं, चलें अब हम चलते हैं। जन्नत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। उसे जन्नत का हाथ पकड़ते देखकर जावियान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब खींच लिया, जिस पर सालार ने सुर्ख होती आंखों से उसे देखा। तुम रोकोगे मुझे, वो भी मेरी बीवी को ले जाने से? उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। सालार, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद घर आ जाऊंगी। मैं आपको इस शख्स के साथ अकेला छोड़कर चला जाऊं? सालार, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैं बस जावियान के साथ हॉस्पिटल काम की वजह से आई थी। काम हो गया ना, अब चले। नहीं, मेरा काम नहीं हुआ और तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए अब बिना अपना और मेरा वक्त जाया किए यहाँ से चले जाओ। ऐसा है तो ऐसा ही सही, हम साथ चलेंगे। तब तक मैं भी कुछ ऐसा कर लेता हूँ जिससे मेरी यहाँ मौजूदगी पर आपको कोई एतराज ना हो। उसने साइड पर रखी कांच की बड़ी बड़ी बोतलों को देखा, जिसमें ना जाने कौन कौन सी दवाइयाँ रखी हुई थी। उसकी नजरों का इत्तेकास देखते ही जन्नत तेजी से उसके करीब जाने लगी, लेकिन इससे पहले ही एक बड़ी बोतल उठाकर वो जोर से अपने बाजू पर मार चुका था। बोतल में मौजूद दवाई कांच के टुकड़ों के साथ जमीन पर गिर गई और सालार के बाजू से तेजी से खून निकलने लगा। बाजू से खून बहने के बाइस उसकी सिपाही शर्ट खून से रंगती जा रही थी। पागल इंसान! चीखते हुए उसने सालार को बेड पर बिठाया और उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसकी शर्ट उतारकर उसके जख्म का मुआयना करने लगी। कांच के टुकड़े अंदर तक पेवस्त हो चुके थे। चेहरे पर परेशानी सजाए वो कपकपाते हाथों से खुद उसका जख्म साफ कर रही थी, जबकि इस सब में वहां बैठा सालार तकलीफ के बावजूद भी मुस्कुराते हुए जावियान को देख रहा था, जिसकी साख्त नजरें बस जन्नत पर टिकी थी। कितनी फिक्र थी उसके अंदाज में। क्या ये फिक्र सिर्फ इंसानियत के नाते थी? नहीं, प्यार तो था। सालार शाह के लिए जन्नत शाह के दिल में प्यार तो था। भले वो वैसा प्यार नहीं था जैसा सालार उससे करता था, लेकिन मोहब्बत तो दरमियान में थी, कब से? शायद हमेशा से। ये अलग बात थी कि जन्नत इस बात से अभी तक अनजान थी, लेकिन जन्नत शाह का अंदाज जावियान खानजादा पर बहुत कुछ वाजे कर चुका था। उसे अपनी उम्मीदें टूटती महसूस हो रही थी। शायद जन्नत शाह उसकी कभी थी ही नहीं। अब हम घर चलें? बैंडेज होते ही उसने मुस्कुराती नजरों से जन्नत की तरफ देखा, जो उसके कहने पर खूंखार नजरों से उसे देखने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुमने बहुत फखरिया काम किया है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। निदामत और शर्मिंदगी उसके चेहरे पर दूर दूर तक नहीं थी। सालार शाह, अगर मुझे एक कत्ल माफ होता ना तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारती। मैं अपना कत्ल आप पर माफ करता हूँ। जन्नत, भले जान से मार दे, आपको सब करने की इजाजत है। उसकी बात सुनते ही वो गुस्से से अपनी जगह से उठकर बाहर चली गई। जहां पहली नजर वहां खड़े जामियान पर पड़ी। दोनों हाथ आपस में बांधे वो नजरें जमीन पर जमाए खड़ा था। गहरा सांस लेकर वो उसके पास गई। आज ये बात उसे खत्म करनी थी, क्योंकि जो कुछ सालार ने आज किया था वो ये सब दोबारा नहीं देखना चाहती थी। जामियान, मैं जानती हूँ आप क्या चाहते हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। तुम इस पागल शख्स के साथ रहना चाहती हो जन्नत।
मैं नहीं जानती मैं उसके साथ रहूंगी या नहीं, लेकिन मैं आपके साथ भी कोई रिश्ता नहीं बना सकती। आपका और मेरा सफ़र यहीं तक था। नहीं, इस सफ़र को यहाँ पर तुम ख़त्म कर रही हो। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आपके पास वो सब कुछ है जो एक लड़की की ख्वाहिश होती है। यकीन करें, आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की मिलेगी ज़ावियान, लेकिन वो तुम तो नहीं होगी ना जन्नत। मुझे भूल जाएँ, मोहब्बत करने लगी हो तुम सालार से। उसका सवाल जन्नत को खामोश करवा चुका था। इस बारे में तो उसने आज तक खुद नहीं सोचा था, तो फिर उसे क्या जवाब देती? मुझे भूल जाएँ ज़ावियान। क्या तुम्हें भूलना इतना आसान है? चंद लम्हों बाद उसके लब भोले से हिले। उसने ज़ावियान की बात का जवाब नहीं दिया था। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। एक आखिरी नज़र उस पर डालकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने पर ज़ावियान ने अपनी भीगी आँखें बंद करके खोलीं और मुड़कर उसकी पुश्त को देखा। क्या वो उसे आखिरी बार देख रहा था? यकीनन। दिल में दर्द सा उठा। वो ज़ावियान खानज़ादा की पहली मोहब्बत थी, अधूरी मोहब्बत। फ़िक्र मत करें मामू, बनने की पहली मिठाई आपके ही घर आएगी। सालार की आवाज़ सुनते ही उसने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींची और तेज़-तेज़ कदम उठाता हॉस्पिटल से बाहर चला गया। उसे इस वक़्त सिर्फ़ तन्हाई चाहिए थी। समंदर के किनारे खड़ा वो शोर मचाती लहरों को देख रहा था। तेज़ हवा से बाल उड़ रहे थे। ज़हन अपनी सोचों में गुम था। जन्नत शाह मेरी पहली मोहब्बत है। बहुत जल्द तुम मेरे निकाह में आ जाओगी ज़ावियान। ये निकाह मेरी मर्ज़ी से हुआ है। आप यहाँ से चले जाएँ। जन्नत, प्लीज़ जाएँ। गुज़रा हर लम्हा याद करके ज़ावियान ने ज़ब्त से आँखें मूंद लीं। खामोशी में उसकी दिलखराश चीख गूंजी। जन्नत। उसकी चीख पर तेज़ी से बहती लहरों ने शोर मचाया। एक आंसू टूटकर उसकी आँख से निकला। मोहब्बत एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा हर किसी के नसीब में नहीं था। सालार शाह की मोहब्बत अगर मुकम्मल हुई थी, तो ज़ावियान खानज़ादा की मोहब्बत अधूरी रह गई थी। क्योंकि आज ज़ावियान खानज़ादा अपनी अधूरी मोहब्बत को कबूल कर चुका था। तकदीर में जब यही लिखा था तो यही सही। आज ज़ावियान खानज़ादा की अधूरी मोहब्बत का ये अधूरा बाब ख़त्म हो गया था। कल हम अपनी होने वाली बहू से मिलने जा रहे हैं। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी नूर उसकी बात सुनकर चौंकी। क्या कहा आपने? उसके चौंकने पर वो धीमा सा हंसा। उसके रिएक्शन का असीरम खान को पहले ही अंदाजा था। मैंने कहा कल हम हवेली चलेंगे असफन के रिश्ते की बात करने। लेकिन किसके साथ? नूर, वहां पर अब कौन लड़की है जिसके रिश्ते की मैं बात करने जाऊंगा? फाइल साइड टेबल पर रखकर उसने नूर के उलझे चेहरे को देखा और अपनी जगह से उठकर उसके करीब आ गया। आइजल, बिल्कुल आइजल। लेकिन आइजल की शादी कैसे हो सकती है असीरम? पहले मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन असफन की कही बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि आइजल की शादी हो सकती है। असफन ने आपसे ये खुद बात की है? हाँ, असफंद उसे पसंद करता है। उसने मेरे सामने इस बात का इकरार किया है। तो बस इसलिए हम कल जाकर शामिर से इस बारे में बात करेंगे। बाकी अगर तुम्हारे जहन में कोई उलझन है तो उसे संभाल कर रखो और बाद में आराम से असफंद यार से पूछ लेना, क्योंकि वो सारे सवालों के जवाब पहले ही तैयार किए बैठा है। उसकी कमर पर अपना मजबूत हाथ रखकर असीरम ने उसे अपने करीब किया। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, तो अब मुझे अपनी बीवी का टाइम चाहिए। छोड़ें असीरम, मुझे जाना है। जन्नत और सालार अभी तक नहीं आए। बच्चे थोड़ी ही अपना ख्याल रख सकते हैं। बच्चे तो आप भी नहीं हैं, फिर भी बच्चों वाली हरकतें करते रहते हैं। ये तो मेरा प्यार है ना मेरी जान। चलो अब मुझे मुस्कुरा कर दिखाओ। उसके कहने पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई और उसे मुस्कुराते देखकर असीरम ने उसके उभरते डिंपल पर अपने लब रख दिए। असीरम, बस 2 मिनट दें, फिर जो आप कहेंगे मैं कर लूंगी। कम अज कम मुझे इनसे पूछ तो लेने दे वो कहाँ पर है। 1 मिनट भी नहीं दे रहा मैं तुम्हें। शादी की वजह से इतने दिनों से मुझसे दूर रही हो तुम, इसलिए अब मुझे तंग मत करो और मुझे खुद को प्यार करने दो। असी उसे अपने मज़ीद करके असीरम उसके लबों पर झुककर उसके बाकी के लफ्ज़ों को अपने लबों में दबा गया। नूर और असीरम अपने कमरे में थे, जिस पर शुक्र भरा सांस लेकर वो दोनों कमरे की तरफ चले गए। अगर नूर सालार की खून वाली शर्ट देख लेती तो खुद अलग परेशान होती और हवेली में ये इत्तला फैलाने में भी देर नहीं लगाती। तुम वहाँ क्यों आए थे सालार? कमरे में दाखिल होते ही उसने सालार की तरफ देखते हुए संजीदगी से पूछा, जो अपनी खून आलू शर्ट उतार रहा था। मैं आपको लेने आया था। तुम जानते थे कि मैं साफियान के साथ हूँ? बस अंदाजा लगाया था और देखे बिल्कुल सही लगा। वार्डरोब से अपनी शर्ट निकालते हुए वो हल्का सा हंसा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था? तभी देखने के लिए आए थे। शर्ट निकालते उसके हाथ थमे। उसने मुड़कर जन्नत की तरफ देखा। आप ऐसा समझती हैं मुझे जन्नत? मुझे आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। चाहे पूरी दुनिया आकर मुझे आपके खिलाफ करे, लेकिन जो इत्तेमाद मैं आप पर करता हूँ वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसके करीब आकर सालार ने उसके हाथ थामे, जिन्हें वो जल्दी से उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा गई। तो फिर तुम वहाँ क्यों आए थे? मुझे आपकी ज़ावियान के साथ मुलाकात पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी नीयत साफ़ है। लेकिन उस शख्स के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं आपको उससे बात करने की इजाज़त नहीं दे सकता। तुम समझते क्या हो खुद को? वो दबा-दबा चीखी। मैं खुद को आपका शौहर समझता हूँ। उसने शरारती नज़रों से जन्नत को देखा, जिसका चेहरा गुस्से के बायस सुर्ख हो रहा था। सालार, मैं आज ज़ावियान को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी हूँ। वेरी गुड। उसने पूरी बात सुने बगैर खुशदिली से कहा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह बन सकती है। नहीं, मैंने ये निकाह सिर्फ़ मजबूरी के तहत किया था। अपने बाप की खातिर, अपनी माँ की खातिर, अपनी इज़्ज़त की खातिर।
मजबूरी खत्म तो निकाह रखने का भी अब कोई जवाब नहीं है। अभी और इसी वक्त खत्म करो इस खेल को। जन्नत, आप थक गई हैं, मेरे ख्याल से आपको सो जाना चाहिए। जन्नत की बातें उसके लहजे को हद से ज्यादा संजीदा बना चुकी थी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने तुमसे क्या कहा? सालार, तलाक दो मुझे। जन्नत, ये लफ्ज दोबारा इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसने जब्त से कहा। करूंगी, मैं ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल करूंगी। सालार, अभी और इसी वक्त पर इसे दोबारा वही अल्फाज इस्तेमाल करते देख सालार ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब किया और बिना लम्हा जाया किए उसके लबों को सख्ती से अपने लबों में कैद कर लिया। सालार की इस हरकत पर वो अपनी जगह पर सुन खड़ी रह गई। उसने पहली बार इस तरह की कोई हरकत की थी। वो पहली बार उसके इस कदर करीब आया था और उसे सालार से ऐसे किसी अमल की तवक्को नहीं थी। इसलिए सालार की इस हरकत पर वो अपनी जगह शॉक्ड होकर रह चुकी थी। होश में आते ही उसने सालार को खुद से दूर करना चाहा, जो उसकी मुज़ाहमत को खातिर में लाए बिना उसके लबों पर अपनी गिरफ्त सख्त कर गया था। सालार ने हाथ बढ़ाकर उसकी बैक जिप खोली, जिसे महसूस करते ही जन्नत की जान अटकी। उसकी जिप खोलकर सालार ने उसकी शर्ट कंधों से नीचे की और उसे जन्नत के वजूद से अलग कर दिया। सालार की इस हरकत के बाइस जन्नत ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे खुद से दूर किया और इस बार कोशिश कामयाब ठहरी थी, क्योंकि सालार उससे दूर हो चुका था। उसके सामने अपने आप को इस हुलिये में देखकर वो शर्म से सुर्ख हुई। अपनी शर्ट उठाकर वो जल्दी से वहां से भागने लगी। जब उसके हाथ से शर्ट दूर फेंककर सालार ने उसे बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर झुक गया। सालार, जन्नत की कपकपाहट को नजरअंदाज करके उसने जन्नत के सीने पर सर रखकर उसे अपने हिसार में कैद कर लिया। सालार, दूर रहो। कुछ देर पहले वाला सारा गुस्सा, सारी बहादुरी अब कहीं गायब हो चुकी थी। सालार, जन्नत, खामोशी से लेट जाएं, ऐसा ना हो कि मैं हर हद पार कर जाऊं। मुझे शर्ट तो पहनने दो। शर्मो हया के बाइस ये अल्फाज उसने किस तरह अदा किए थे ये सिर्फ वही जानती थी। अपने महरम के पास हैं आप, इसलिए अगर उसे ना भी पहनेंगी तो कोई मसला नहीं होगा। सुकून से कहकर वो अपनी आंखें मूंद गया। कुछ देर बाद वो इसी पोजीशन में लेटे लेटे सो चुका था और लाख कोशिश के बावजूद भी जन्नत उसकी सख्त गिरफ्त से आजाद ना हो सकी। खुद वो मजे से सो रहा था, लेकिन ऐसी हालत में जन्नत को तो नींद भी नहीं आनी थी। किचन में फकत मन्नत की मौजूदगी देखकर उसने खामोशी से उसके पीछे खड़े होकर उसे अपने हिसार में ले लिया। खाने के बाद इस वक्त सब लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ थे। वो खुद भी वहीं था जब पानी पीने के गर्ज से वो किचन में गया। और ऐसा हो सकता था मन्नत को देखकर उसने अंदर बैठा रोमांस का कीड़ा ना जागता। अजमीर, अपने आप को उसके हिसार में पाकर वो बौखलाई। बोलो जाने अजमीर, कोई आ जाएगा तो आ जाए। अजमीर, कोई देख लेगा तो देख ले। जवाब नहायत ही सुकून से दिया गया जब पीछे से अजमीर की शर्ट पकड़कर किसी ने उसे मन्नत से दूर किया। कमबख्त इंसान, कहीं तो पीछे छोड़ दिया कर, जहां मेरी बेटी होगी वहीं पहुंच जाता है। साहिद की तेज आवाज पर वो अपना कान साफ करने लगा। अजीब शख्स हैं आप लोग, तो चाहते हैं दामाद उनकी बेटी से प्यार करे। मैं कर रहा हूं तो मुझे इस पर भी बातें सुनाई जा रही हैं। प्यार करने के लिए कमरा कम पड़ गया है जो यहां तक पहुंच गए। काम तो कुछ करते नहीं हो। ऐसे मत कहें, काम तो करता हूं। उसने बुरा मुंह बनाया। दो चक्कर जमीनों के लगाकर आ जाते हो, इसे काम कौन कहेगा? कुछ अपने भाई से ही सीख लो। भाई को मुझसे सीखने की जरूरत है, उसके साथ का हूँ और शादी भी हो गई, जबकि खुद वो अभी तक कमारा बैठा हुआ है। और वैसे भी मेरे प्यार को नजर मत लगाया करें। अपने वक्त में तो आपने भी ये सब खूब ही किया है। उसके कहने पर साहिर आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। तुम्हारे सामने करता था ना ये हरकतें? मेरे सामने नहीं करते थे, लेकिन करते तो थे। अब ये मत कहिएगा ऐसा कुछ नहीं था। ये चलता फिरता नमूना मौजूद है आपके प्यार का। उसने मन्नत को खींचकर उसके सामने किया, जिस पर वो सिटपटाकर वहां से भाग गई, जबकि साहिर उस बेगैरत शख्स को देखता रह गया जिसे किस्मत ने उसके दामाद के ओहदे पर फाइज कर दिया था। घर में दाखिल होकर वो सीधा डाइनिंग रूम की तरफ गया, क्योंकि जब भी वो घर देर से आता था महरीना बेगम उसके इंतजार में वहीं बैठी होती थी। ब्राउन कलर की फिट शर्ट के साथ ब्लैक जींस पहने चेहरे पर थकनज़दा तासरात के साथ भी वो बेहद दिलकश लग रहा था। डाइनिंग रूम में दाखिल होते ही उसे हसीन मंजर देखने को मिला, जहां डाइनिंग टेबल पर अपना सर रखे वो बेसुध होकर सोई हुई थी। ये मंजर तो आज तक उसने सिर्फ सोचा था कि उसकी बीवी खाने पर उसका इंतजार कर रही होगी, इसलिए आज ये मंजर हकीकत के बावजूद भी ख्वाब ही लग रहा था। उसके करीब जाकर अरहान ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे किया, जो उसका चेहरा छुपाने का सबब बन रहे थे। प्यार भरी नजरों से उसका मासूम चेहरा देखते हुए उसने मिराल के बालों पर शिद्दत से अपने लब रख दिए। मिराल, उठो। उसने नरमी से उसका शाना थपथपाया, जिस पर वो मुंदी मुंदी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। आप आ गए? हाँ, तुम्हें नींद आ रही है? अरहान के पूछने पर उसने मासूमियत से अपना सर हिला दिया। चलो सोने चलते हैं। मैंने अभी खाना नहीं खाया। क्यों? आपका इंतजार कर रही थी। ठीक है, फिर मैं आइंदा कभी देर नहीं करूंगा। मिराल के बराबर वाली चेयर पर बैठकर उसने मुलाजमा को आवाज देकर खाना लगाने के लिए कहा। मुझे लगा आप कहेंगे आइंदा मेरा इंतजार मत करना और खुद खा लेना। तुम्हारे साथ गुजारने का कोई मौका मैं मिस नहीं करना चाहता, फिर चाहे वो साथ खाना खाने का ही क्यों ना हो।
उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए अपना सर झुका गई, जिसके बाईस बाल फिर से चेहरे पर बिखर गए। अरहान ने नरमी से उसके बिखरे बाल वापस कान के पीछे कर दिए, क्योंकि मिराल के चेहरे पर बिखरती ये लटें उसे अपनी रकीब महसूस हो रही थी। खुर्रम, उठो बच्चे, काफी देर हो गई है। नींद में सुनाई देती हिफ्जा की आवाज पर उसने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। पहले पहले वो उसे अपना वहम लगने लगी, लेकिन मुकम्मल बेदार होते ही यकीन आ गया कि उसके सामने वाकई में हिफ्जा मौजूद थी। हिफ्जा दादो, आप कब आई? वो झटके से उठी। हम तो सुबह फजर के वक्त ही आ गए थे। बाकी सब कहाँ हैं? इहाब और इर्तिजा ऑफिस में हैं। आयशा कमरे में बैठी नॉवल पढ़ रही है। वसी इना आराम कर रहे हैं और मिशाल टीवी देख रही है। हुरम के बाल समेटते हुए उसने नरम लहजे में बताया, आप लोग आ गए थे, मुझे क्यों नहीं उठाया? बिला वजह में तुम्हारी नींद खराब होती। तुम बताओ, तबीयत ठीक है? अभी तक सो रही थी? जी बस रात को देर से नींद आई थी, इसलिए अभी तक सो रही थी। उसने अपनी निगाहों से चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा, लेकिन फिर इर्तिजा की बात याद आई। इर्तिजा ऑफिस चला गया था। उसने दिल में शुक्र अदा किया। उस रात के बाद से तो वो इर्तिजा के सामने भी नहीं जाना चाह रही थी, और हुआ भी ऐसा ही था। इन दिनों इर्तिजा जहां उसे नजर आया, वो उल्टे कदमों वापस पलट जाती थी, पर अब उसे फिक्र नहीं थी, क्योंकि बाकी सब भी अब आ चुके थे। अब उसके पास कोई ऐसा शख्स तो था जो इर्तिजा से उसे महफूज रखता। चलो उठो, फिर जरियाम से बात कर लेना। उसकी 2 बार कॉल आ चुकी है। अपना सर हिलाकर वो बेड से उठती वॉशरूम में चली गई। असीरम भाई, आप जानते हैं ना आप क्या कह रहे हैं? उसके लहजे में हैरत और बेयकीनी थी। मैं तुम्हारी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगने आया हूँ। क्या ये कोई अनोखी बात है? मेरे लिए है। मैंने इस मामले में कभी नहीं सोचा था। आप जानते हैं, आइजल जिस कंडीशन में है, उसकी शादी नहीं हो सकती। उसके चेहरे पर बिखरी उलझन देखकर असफंयार ने गला फुंकार कर बात शुरू की। शामिर मामू, आइजल की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं कि वो दवाइयों के बायस बेहतर हो रही है। उसकी बात सुनकर शामिर ने होले से अपना सर हिलाया, लेकिन उलझन चेहरे पर अब भी वाजे थी। हर जगह के इलाज के बाद भी जब आइजल में कोई बेहतरी नहीं दिखी थी, तो शामिर ने मजीद कोशिश करना भी बंद कर दी। उसे लगता था जब अल्लाह की मर्जी होगी तब उसकी बेटी भी ठीक हो जाएगी। और जावियान के उनके यहाँ आम और उसके किसी के लिए ना सही, लेकिन शामिर के लिए बहुत फायदेमंद हुई थी, क्योंकि जावियान के कहने पर उसने जावियान के दोस्त से आइजल का ट्रीटमेंट वापस शुरू करवा दिया था। और अब आइजल में होती हल्की फुल्की तब्दीली वो सभी महसूस कर रहे थे, और उसे पूरा यकीन था कि जल्दी उसकी बेटी पहले जैसी हो जाएगी। वो मुकम्मल ठीक नहीं हुई है असफन, लेकिन हो जाएगी। मैंने देखा है उसे, अगर कोई बात समझाई जाए तो वो समझ जाती है। उसकी ब्रेन की ग्रोथ रुकी थी, तो आप लोगों ने भी कभी उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। वो बच्ची बन गई थी, तो आप लोगों ने उसे बच्ची ही रहने दिया। कभी उसे आगे बढ़ाने की कोशिश, समझाने की कोशिश नहीं की। अगर आप लोग कोशिश करते तो शायद उसे डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़ती। वक्त अब भी हाथ से नहीं गुजरा असफन यार। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा और अपनी पुरानी आइजल को वापस ले आऊंगा। उसे पुरानी आइजल मैं बना दूंगा मामू, बस आप अपनी आइजल मुझे सौंप दें। शामिर के कदमों में बैठकर उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। असफन के इस अंदाज पर असीरम और नूर ने हैरत से उसे देखा। कहाँ उम्मीद थी कि लाटों में पला उनका असफन कभी किसी के कदमों में बैठेगा। उसे अपने कदमों में बैठा देखकर शामिर अपनी जगह से उठा और उसे भी उठाकर अपने साथ लगा लिया। उसकी आंखें भीगने लगी। क्यों ना भीगी, उसने तो कभी तसव्वुर नहीं किया था कि ये पल उसकी बेटी की जिंदगी में भी आएगा। अब जब आ रहा था तो उसकी आंखें नम हुए जा रही थीं। असफन यार उसकी आंखों के सामने पला बढ़ा, उसकी लाडली बहन का बेटा था। वो क्यों उसे इनकार करता? वो तो दिल में खुदा का शुक्रगुजार था जो उसकी बेटी की जिंदगी में भी ये खुशगवार लम्हा ले आया था। सर, मिस्टर अब्बासी आपसे मिलने के लिए आए हैं। कौन? उसने मसरूफियत भरे अंदाज में पूछा, जिस पर मैनेजर ने दोबारा अपने अल्फाज दोहराए। मिस्टर अब्बासी, भेजो उसे। इहाब के कहने पर वो ओके कहते वहां से चला गया। उसके जाने के 2 मिनट बाद ही हमजा उसके ऑफिस रूम में मौजूद था। डार्क ब्लू कलर के पैंट कोट में मलबूस बालों को जेल से सेट किए, कलाई पर ड्रेस पहने वो हमेशा की तरह बेहद खूबरू लग रहा था। बैठो हमजा, खैरियत? आने की कोई खास वजह? काफी टाइम से आपका इंतजार कर रहा था। आप पाकिस्तान से वापस आए तो आपसे बात करूं। वहां रखे स्टाइलिश सोफों पर बैठकर उसने संजीदगी से कहा। कोई खास बात थी? बहुत ज्यादा। तो फिर कहो। मिस्टर आफिंदी, जहां तक मेरा अंदाजा है ये बात घर के बड़े करते हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ। मेरे पास ऐसा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए ये बात मुझे खुद करनी पड़ रही है। चंद लम्हों का वक्फा लेकर उसने बात दोबारा शुरू की। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता था। हैरत का पहाड़ था जो इस वक्त एहाब आफिंदी के सर पर गिरा था। मेरी बेटी मतलब आयशा? जी बिल्कुल। आयशा के अलावा कोई और बेटी भी है आपकी? तुम उसे कैसे जानते हो? मैंने उसे आपके ऑफिस में ही देखा था और वो मुझे तब से ही पसंद आ गई थी। बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ आपकी बेटी से। उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी इजाज़त के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता। हमज़ा के खामोश होते ही अपनी हैरत पर काबू पाकर उसने बात शुरू की। हमज़ा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी बिना कुछ सोचे समझे नहीं ले सकता। आप जितना वक्त चाहें ले लें। अब तक
भी तो मैंने इंतज़ार किया है, कुछ वक़्त मज़ीद इंतज़ार कर लूँगा और तुम्हें यकीन है तुम्हारे इंतज़ार के बाद तुम्हें जवाब हाँ में ही मिलेगा। जी बिल्कुल, मुझे यकीन है, मुझे जवाब हाँ में ही मिलेगा। अब चलता हूँ, आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा। अगर तुम्हें जवाब ना में मिला तो मैं खुद नहीं जानता मैं क्या करूँगा। वो हल्का-सा हँसा, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मेरे जवाब का क्या इंतज़ार करना? मेरी तो ऑफ़िस भी चल जाती है, वही बड़ी बात है। असल तो ये फ़ैसला मेरी बीवी ने ही करना, क्योंकि अगर उसे पता चला ना मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला इससे पूछे बिना कर लिया है, तो अपना भारी भरकम वजूद के साथ मेरे ऊपर बैठ जाएगी। उसकी बात सुनते ही हमसा का दिलकश कहका ऑफ़िस रूम की ज़ीनत बना। सारे घर वालों की राय और हयात की रजामंदी से उसने आइजल और असफन का रिश्ता तय कर दिया। घर का माहौल फिर से खुशगवार हो गया। आइजल वैसे भी ज्यादा भीड़ और शोर शराबे में डर जाती थी, इसलिए इन दोनों का फकत सादगी से चंद मेहमानों के दरमियान निकाह होना था। मेहमान ना भी होते तो क्या फर्क पड़ता, वो घर के अफराद ही काफी थे। पूरी हवेली में इन दोनों के रिश्ते की खबर फैल चुकी थी। बस अगर कोई अनजान था तो वो थी आइजल शाह, जो हर चीज से बेनियाज किचन में बैठी नूडल से इंसाफ कर रही थी, ये जाने बिना कि घर में उसकी शादी की बातें चल रही थी, वो भी उस शख्स के साथ जिसने एक वक्त में उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश की थी। मिराल कहाँ है? और मुझे लगा मेरी याद में ये कॉल की गई है। उसकी शिकायत भरे अंदाज पर अलमीर हल्का सा हंसा। नहीं, मुझसे ही बात करनी थी। मिराल से बात करनी थी तो उसके फोन पर कॉल करते। वो कॉल पिक नहीं कर रही थी, अक्लमंद इंसान, इसलिए तुम्हारे पास करनी पड़ी है। मेरी प्यारी बेगम इस वक्त मेरे लिए चाय बना रही हैं। उफ, तुमने मेरी बहन को काम पर लगा दिया। मेरी बीवी होती ना तो 2 महीने तक उसे बेड से उतरने ना देता। यूं कहो तुम जेलिस हो रहे हो। मेरे पास एक अदद बीवी है और तुम इस नेमत से अभी तक महरूम हो। वो दिलकशी से हंसा और उसके हंसने पर अलमीर चौंका। तुम खुश हो अरहान? पहले तुम हुरम के साथ शादी पर बहुत मुश्किल से राजी हुए थे, ऊपर से तुम्हारी और मिराल की शादी जिस तरह हुई, मैं तुम दोनों के लिए फिक्रमंद था। पता नहीं तुम्हारा रवैया मिराल के साथ कैसा होगा, लेकिन तुम्हारा अंदाज तो मुझे कह रहा है कि अलमीर शाह, तुम फजूल में इतने फिक्र पाले बैठे थे। मेरी मोहब्बत मेरे साथ है, मेरे पास है, मैं कैसे खुश ना हूँ अलमीर। हैं? क्या कहा तुमने? मोहब्बत? उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ, मिराल ही वो लड़की है जिसे मैं इतने वक्त से ढूंढ रहा था। नाकर भाई, मुझे पूरी बात बताओ। जब मुलाकात होगी तब तफसील से बता दूंगा अलमीर। नहीं, मुझे अभी जानना है। उसकी बेताबी पर गहरा सांस लेकर अरहान ने मुख्तसर लफ्जों में उसे सारी बात बता दी। कमाल है यार, तुम्हें तो इर्तिजा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से मिराल बड़े आराम से तुम्हें मिल गई। और एक हम हैं जिसे दीदारे महबूब भी मुश्किल से नसीब होता है। कोई बात नहीं, जिस तरह मेरी पाक मोहब्बत मुझे मिल गई, इस तरह तुम्हारी मोहब्बत भी जल्द ही तुम्हें मिल जाएगी। अरहान की बात सुनते ही मीरब का मुस्कुराता चेहरा उसके जहन में घूमने लगा। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए उसने धीमे से इंशाअल्लाह कह दिया। आइजल को ढूंढता हुआ वो किचन में आया, क्योंकि अब वही एक जगह बची थी जहां उसके होने का अमकान था। किचन में दाखिल होते ही आइजल के रोते वजूद को देखकर वो अच्छा खासा परेशान हो चुका था। आइजल, क्या हुआ है तुम्हें? वो तेजी से उसके करीब जाकर पूछने लगा, लेकिन बिना उसकी कुछ सुने वजह भी समझ आ गई। उसकी उंगली पर कट लगा हुआ था। कांच का गिलास जमीन पर टूटा हुआ था और छोटा सा कांच का टुकड़ा उसकी उंगली में मौजूद था। ये कैसे हुआ? मैं पानी पी रही थी तो गलती से गिलास टूट गया। मैं साफ करने लगी तो कांच लग गया। बहुत दर्द हो रहा है, वो हिचकियों से रोते हुए बताने लगी। दिखाओ मुझे। उसका हाथ पकड़कर असफंयार ने अपने सामने किया और उसकी उंगली में से कांच का टुकड़ा निकालने लगा, जिस पर वो दर्द से चिल्लाई और अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी। उफ, छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। आइजल, रुको तो। नहीं छोड़े, देखें आपकी वजह से खून भी निकल रहा है। उसके रोने में मजीद इजाफा हुआ, क्योंकि कांच निकालने के बायस खून भी ज्यादा निकल रहा था। आइजल, इधर मेरी तरफ देखो। एक हाथ से उसके चेहरे का रुख अपनी तरफ करके असफंयार ने सख्त लहजे में कहा, और उसका सख्त लहजा देखकर वो सहमी। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुम तो इतनी सी चोट पर इतना शोर मचा रही हो। आइजल, तुम तो बहुत डरपोक निकली। उसका ध्यान अपनी तरफ देखकर उसने झटके से कांच का टुकड़ा खींचा, जिसकी वजह से आइजल के लबों से सिसकी निकली। अब आप बहुत बुरे हैं। हाँ शायद, मुझे दर्द हो रहा है। जाओ हयात मोमानी से कहकर इसे साफ करवा लो। उसके कहने पर वो अपने आंसू साफ करती वहां से चली गई, जबकि उसकी सूसू अब भी जारी थी। उसके जाने के बाद असफंयार ने सख्त निगाहों से वहां पड़े कांच के टुकड़ों को देखा, जो आइजल को चोट पहुंचाने का सबब बने थे। शुक्र था कि वो एक बेजान शय थी। अगर ये काम किसी इंसान का होता तो असफंयार खान उसे इतनी आसानी से ना बख्शता।